किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री के इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगेगी ये उस इंडस्ट्री को मिलने वाले रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। यही रीजन है कि मोस्टली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको महाराष्ट्र में मिलेगी और जूट इंडस्ट्री आपको मोस्टली बंगाल रीजन में मिलेगी। तो फ्यूचर के चैंपियन और माँ बाप के लाडलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित सर और इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 जियोग्राफी का सबसे स्कोरिंग चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। और ट्रस्ट में इस वीडियो से मिलने वाले ये नोट्स आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और ज्यादा इजी बनाने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अभी क्लास 10th में है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है क्या? सबसे पहले तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हमें इनकम जनरेट करके देती है, और इनकम जनरेट करने के लिए तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक होती है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी और तीसरी है टर्शरी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक सेक्टर की अगर बात करो तो ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू हमें इनकम जनरेट होती है। मैं अगर घर पे चाय बना रहा हूं तो मुझे उससे पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन वही चाय अगर मैं बाजार में बेच रहा हूं तो उससे मुझे पैसा मिल रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी जिसको करने पे मुझे इनकम जनरेट होती है उस एक्टिविटी को मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कहता हूं। और ऐसे तीन एक्टिविटी मोस्टली देखी जाती है। एक है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी और तीसरी है टर्शरी। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है। तो सर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है? तो प्राइमरी एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अब इमेजिन करो एक लैंड है, इस लैंड पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। अब एग्रीकल्चर करने के लिए आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, और लैंड आपने नहीं बनाया, वो नेचर ने बनाया। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज का सहारा करके, आप लैंड का सहारा लेकर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो एग्रीकल्चर में, आप माइनिंग कर रहे हो लैंड पर, तो आपको कोल मिल रहा होगा, आयरन मिल रहा होगा और बाकी अदर मिनरल्स मिल रहे होंगे, ठीक है, पेट्रोलियम आपको मिल रहा होगा। तो यही बोला गया कि सर ऐसी एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। जैसे हमने एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया लैंड वाटर का यूज करके, दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। माइनिंग का हमने माइनिंग किया, हमने कोल माइनिंग की, या फिर अगर हमने गोल्ड की माइनिंग की, कॉपर की माइनिंग की, ठीक है, तो माइनिंग भी हमने लैंड पे की। तो लैंड एक नेचर रिसोर्सेज है। अब इस प्राइमरी एक्टिविटी से निकलने वाला ये नेचर रिसोर्सेज कहा जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। यानी इस प्राइमरी सेक्टर से निकला एग्रीकल्चर के थ्रू कॉटन, और ये कॉटन जाएगा इंडस्ट्री में। कहा जाएगा इंडस्ट्री में। और कॉटन से इंडस्ट्री में क्या बनेगा? धागा या फिर क्लॉथ। तो ऐसी इंडस्ट्री जो प्राइमरी सेक्टर से निकलने वाले रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फाइनल या वैल्यूएबल गुड्स में। अब आपने जो कॉटन प्रोड्यूस किया प्राइमरी सेक्टर में, वो कॉटन से बनेगा कपड़ा। क्या बनेगा? कपड़ा। और वो कपड़े के बाद क्या बनेगा? कपड़े के बाद कुछ नहीं बनेगा। कपड़ा तो आपका फाइनल गुड्स है ना, और वैल्यूएबल गुड्स है। वैल्यूएबल मतलब कि कॉटन की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं कम मिलेगी। 1 kg कॉटन आपको 10 रुपए मिल जाएगा, लेकिन उसी कॉटन से बना हुआ शर्ट आपको 500 रुपए का मिलेगा। तो वैल्यू बढ़ रही है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर से निकलने वाले रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है वैल्यूएबल गुड्स में, ठीक है। और वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है एग्रीकल्चर और माइनिंग। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल समझो कि सर एक है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से निकल रहा है कॉटन। अब ये कॉटन कहा जाएगा इंडस्ट्री में। कहा जाएगा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या बनेगा? इससे बनेगा क्लॉथ। अब एक बात बताओ, कॉटन को इंडस्ट्री तक पहुंचाएगा कौन? आप अपने कंधे पे बैठ के तो कॉटन नहीं पहुंचाओगे, फार्मर अपने कंधे पे लेके जाके तो कॉटन नहीं पहुंचाएगा ना इंडस्ट्री में। तो कॉटन को इंडस्ट्री तक पहुंचाएगा कौन? तो कॉटन को इंडस्ट्री तक पहुंचाएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो एक ऐसा सेक्टर जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन ना तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्टेशन ना तो फाइनल गुड्स को कन्वर्ट कर, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फाइनल गुड्स में। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा ही सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसे मैं टर्शरी सेक्टर कहता हूं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आएगा, बैंक आएगा, टीचर आएंगे, ठीक है, लॉयर्स आएंगे, डॉक्टर आएंगे, ये सब ऐसे एलआईसी एजेंट, एलआईसी बेच रहा है, वो क्या है? वो आपका एक अगर उसकी बात करूं तो आपका टर्शरी सेक्टर का एग्जांपल है। यानी ऐसा सेक्टर जो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता और ना ही गुड्स को कन्वर्ट करता है, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाती है, और ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजरली कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करके देती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जांपल है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है? तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग ऐसी प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स कह लो आप इसे, या फिर आप इसे फाइनल गुड्स कर लो कह लो, या फिर वैल्यूएबल गुड्स कह लो। तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस जो क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर से निकलने वाले रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। प्राइमरी सेक्टर से कॉटन निकला, कॉटन को आपने यार्न में, धागे में बनाया, धागे से आपने कपड़े में बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा?
देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देखो ये एक आपका वन शॉट वीडियो है और हम कोशिश करेंगे कि इस एक वीडियो में पूरे इंटायर चैप्टर को हम बहुत ही शॉर्ट वे में और इजी वे में समझें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अभी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इकोनॉमिक का डेवलपमेंट का बैकबोन कहा जाता है, या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन कहा जाता है, वाई, क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, क्वेश्चन या तो ये पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या ये पूछा जाएगा कि सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलपमेंट का बैकबोन क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए कई रीजन है, ये आप 5 मार्क के लिए एग्जैक्ट ये एज इट इज ऐसे ही पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख कर आए ना तो आपको 5 मार्क आराम से मिल जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसलिए बैकबोन कहा जाए डेवलपमेंट का, या इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, और एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि कंट्री में मोर देन 40% पीपल को जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। तो कंट्री की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है, मोर देन 40-50% पॉपुलेशन जो है ना वो अपनी डेली इनकम के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल है, और उस एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग। पहले आप कैसे खेती करते हैं, आप खेतों में बैलगाड़ियों को लेके जाते थे, आप खेतों में वक्कर के थ्रू कल्टीवेशन करते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर्स आ गया। ट्रैक्टर किसने बनाया, इंडस्ट्री ने बनाया। पीवीसी पाइप जो है, मोटार जो है, स्प्रिंकलर है, इरिगेशन फैसिलिटी से, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, या जितने भी एग्रीकल्चर को करने के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं वो सब कौन बना रहा है, इंडस्ट्री बना रहा है, और इंडस्ट्री टूल्स बनाकर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही है। तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम किसका, इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, और इंडस्ट्री के बनने के बाद जो लोग जिनकी पहले इंडिया में 1975 तक 75-70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल थे इनकम के लिए। अब एग्रीकल्चर आपको हर दिन तो इंप्लॉयमेंट देगा नहीं, सीजनल इंप्लॉयमेंट होगा, लेकिन इंडस्ट्री आने के बाद जो लोगों की एग्रीकल्चर इनकम पर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई, ठीक है। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, अब लोगों की जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर इनकम पर वो कम कर दी। अब लोग सिर्फ खेतों में काम नहीं कर रहे, लोगों के पास एक और ऑप्शन है कि अगर मैं इंडस्ट्री खेतों में काम ना करूं तो मैं किसी इंडस्ट्री में भी काम कर सकता हूं। तो लोगों की जो डिपेंडेंसी थी पहले एग्रीकल्चर इनकम पर वो कम हो गई। 1975 तक अगर आप बात करो तो इंडिया में ऑलमोस्ट 70% लोगों को जो इनकम मिलती थी वो एग्रीकल्चर से मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे अभी वो 70% से 40% पे आ गई, क्योंकि लोग अब सिर्फ खेती नहीं कर रहे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई आपका इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जब लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा, तो लोग गरीब नहीं रहेंगे। तो इंडस्ट्री के आ जाने से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ, पॉवर्टी यानी गरीबी हमारे देश से रिड्यूस हुई, इसलिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। देखो क्या होता है, शहर बहुत डेवलप होते हैं और गांव बहुत पिछड़े होते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि शहरों में बहुत सारे इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन होता है, विलेज वाले एरिया में नहीं होता। तो यहाँ अगर कोई एरिया ट्राइबल वाला एरिया, आदिवासी क्षेत्र है, या फिर बैकवर्ड एरिया है, तो वहां पे तो और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन कई सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है, ट्राइबल एरिया में और बैकवर्ड एरिया में। तो कई सारी इंडस्ट्री ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में स्टैब्लिश होने के कारण उस एरिया में भी डेवलपमेंट आ रहा है। तो जो डिस्पैरिटीज थी ना रीजन में, कि एक एरिया बहुत डेवलप होगा, दूसरा बहुत बैकवर्ड होगा, पिछड़ा हुआ होगा, वो डिस्पैरिटीज भी अब धीरे धीरे जो हो रही है वो कम हो रही है, ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी। कौन रीजनल डिस्पैरिटीज को स्लो कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो इंडस्ट्री। क्योंकि आप अगर शहरों में इंडस्ट्री लगाओगे जो ऑलरेडी डेवलप है, वहां पे आप इंडस्ट्री लगाओगे तो ऑब्वियसली और डेवलप होगा। लेकिन जो विलेज वाले एरिया है, विलेज में मोस्टली पीपल एग्रीकल्चर से इंगेज है, लेकिन एग्रीकल्चर सीजनल इंप्लॉयमेंट देगा, हर दिन इंप्लॉयमेंट नहीं देगा। लेकिन विलेज वाले एरिया में, ट्राइबल वाले एरिया में, बैकवर्ड वाले एरिया में अगर आप इस तरह की इंडस्ट्री लगाओगे तो उस एरिया में भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आएगा। तो शहर और गांव में जो डिफरेंसेस हो गए ना डेवलपमेंट के बेसिस पे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए, वो धीरे धीरे कम हो रहे होंगे। उसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड, तो मैन्युफैक्चर गुड्स को आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। अब आपने कॉटन से क्या बनाया, कॉटन से आपने क्लॉथ बनाया, लेकिन वो क्लॉथ आप खुद पहनोगे, आप खुद भी पहनोगे, लेकिन आप फॉरेन कंट्री में बेचोगे। जितनी देखो मैन्युफैक्चर गुड्स का मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या, जो चीजों को मैन्युफैक्चर करती है, चीजों को बनाती है। अब वो चीजें बन रही है तो जरूरी नहीं वो इंडियन ही लोग यूज करें, वो अदर कंट्री में जाके भी एक्सपोर्ट करेंगे। जब आप दूसरे कंट्री में अपने देश की चीजें बेचोगे, जब आप मैन्युफैक्चर गुड्स को दूसरे कंट्री में बेचोगे, तो दूसरे कंट्री की जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में आएगी, तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा। जब आप दूसरी कंट्री से ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, हमारा पैसा जब अपनी चीजों को दूसरे देशों में बेचोगे तो दूसरे देशों का पैसा हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हम दूसरे देशों से चीजें खरीदते गए तो हमारा पैसा जाएगा ना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर गुड्स क्या करता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, जिसके थ्रू फॉरेक्स एक्सचेंज आएगा। और एक और चीज, कॉटन को बेचने से ज्यादा पैसा आएगा क्लॉथ को बेचने का। अब एक बार बताओ कि मौसम्बी को बेचने से ज्यादा पैसा आएगा, मौसम्बी के बनाए हुए जूस को बेचने में ज्यादा पैसा आएगा। तो यहाँ यही बोला गया कि सर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाता है। मैंने अभी क्या बताया, अगर मैं कॉटन ले लूं, मैं 10 kg कॉटन खरीदूं, 10 kg कॉटन मुझे 100 रुपए का मिल जाएगा।
लेकिन वो 10 kg कॉटन से बना हुआ शर्ट जो है ना वो 500 से 1000 तक जाएगा। तो जो ये शर्ट बना कैसे, मैन्युफैक्चर गुड्स से। तो मैन्युफैक्चर गुड्स तो वैल्यू बढ़ाता है। आप अगर इमेजिन करो आप 50 रुपए के अनार खरीद लो, आप 50 रुपए के अनार खरीद लो, 50 रुपए के अनार अगर 3 भी आ गए, 50 रुपए के अनार अगर 3 भी आ गए, लेकिन अगर आपने 3 अनार का जूस बना दिया 2 ग्लास, तो 2 ग्लास आपका जाएगा 100 रुपीज का। तो जो जूस बन रहा है इंडस्ट्री में, जूस के पैकेट बन रहे होंगे, जूस की बॉटल्स बन रही होगी, तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, गुड्स की वैल्यू को बढ़ाता है, गुड्स की वैल्यू को बढ़ाता है कि सर उसकी वैल्यू थी 50 रुपए, लेकिन आपने उसको प्रोसेस करके उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। तो आप धागा बेचोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, धागे से बना हुआ कपड़ा बेचोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, ऑब्वियसली कपड़ा। तो ये कपड़ा बना कौन रहा है, ये इंडस्ट्री बना रहा है। तो यही बोला गया कि सर ये जो इंडस्ट्री है ये गुड्स को हायर वैल्यू प्रोवाइड करता है, और जितने ज्यादा हाई वैल्यू पे चीजें मार्केट में बेची जाएगी, कंट्री आपका और ज्यादा प्रॉस्परस बनेगा, समृद्ध बनेगा। ठीक है, तो क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बैकबोन कहते हैं डेवलपमेंट का, तो ये 5 रीजन है, 1 2 3 4 5 6 रीजन है वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंसिडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ये रीजन है, या फिर पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस क्या है, तो सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इनकम पर डिपेंडेंसी लोगों की कम करती है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करती है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको कम कर रही है, फॉरेक्स एक्सचेंज को लेकर आ रही है इंडिया में, और साथ ही साथ कंट्री को प्रॉस्पर बना रही है हाई वैल्यू में गुड्स को बेचकर। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जब इंडस्ट्री डेवलप होगी तब देश भी डेवलप हो जाएगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट है सर, इंडस्ट्री ना कई प्रकार की होती है। रॉ मटेरियल के बेसिस पर अलग इंडस्ट्री होती है, ऑनरशिप के बेसिस पर अलग इंडस्ट्री होती है, रूल्स के बेसिस पर अलग होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, अगर मैं इंडस्ट्री को क्लासिफाइड करूं कैसे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, तो एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। देखो इंडस्ट्री को क्लासिफाइड करना है किसके बेसिस पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, यानी उसको रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या है। तो अगर मैं क्लासिफाइड करूं इंडस्ट्री को उसके सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे, तो यार 2 तरह की, 10 क्लास में 2 तरह की दी है, 8 क्लास में 4 तरह की इंडस्ट्री दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो एक है एग्रो बेस्ड, दूसरा है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आने वाले रॉ मटेरियल को यूज करती है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है, धागा बनाएगी, कपड़ा बनाएगी, तो धागा और कपड़ा किससे बनेगा, कॉटन से, लेकिन वो कॉटन आ कहां से रहा है, एग्रीकल्चर से। यानी ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर से निकलने वाले रॉ मटेरियल को यूज करती है, उसे में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगा। जैसे शुगर मिल, शुगर मिल क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है, जैगरी बना रहा होगा, लेकिन ये शुगर बन किससे रहा है, ये शुगर केन से बन रहा है। शुगर केन कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। जूट आपका एग्रीकल्चर से आएगा, रबर, टी, ये सब एग्रीकल्चर से आएगा। तो एग्रीकल्चर से आने वाले रॉ मटेरियल को यूज करने वाली इंडस्ट्री को मैं एग्रो बेस्ड कहूंगा। और यूज मिनरल ऐसे रॉ मटेरियल, ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल्स को, अर्थ के क्रस्ट से निकलने वाले मिनरल्स को, कोयले को, आयरन को, कॉपर को, बॉक्साइट को, इनको यूज करके जो गुड्स बनाती है उसे मैं कहूंगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो अर्थ के क्रस्ट से निकलने वाले मिनरल्स का यूज करती है फाइनल गुड्स को बनाने के लिए, अर्थ के क्रस्ट से निकलने वाले मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है फाइनल गुड्स बनाने के लिए। जैसे आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील आयरन ओर से बनेगा, और आयरन ओर कहां से मिलेगा, अर्थ की क्रस्ट से। तो आयरन के मिनरल को यूज करने वाली या किसी भी मिनरल को यूज करने वाली एज ए रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल जब आप मिनरल को यूज करते हो तो उस इंडस्ट्री को मैं कहूंगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर इंडस्ट्री हो गया, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिनरल से मिलता है। एग्रीकल्चर से आयरन की खेती होती है क्या, एल्यूमिनियम की खेती होती है, नहीं होती ना, तो एग्रीकल्चर नहीं लिखना इसमें। मेन रोल के बेसिस पे, तो बेस्ड ऑन देयर मेन रोल। तो अभी हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री, अब उनके मेन रोल के बेसिस पे। तो यहां बोला गया है, देखो एक है बेसिक इंडस्ट्री या बेसिक और की इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री मतलब सप्लाई रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती अदर इंडस्ट्री। अब इमेजिन करो, मैंने क्या बोला, आपने अर्थ की क्रस्ट से आयरन ओर निकाल लिया, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट से आयरन ओर, आयरन ओर से आपने क्या कर दिया, प्योर आयरन निकाल दिया। अब ये प्योर आयरन क्या होगा, अदर इंडस्ट्री में जाएगा, कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जाएगा, कोई आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएगा, कोई आपका पैकेजिंग इंडस्ट्री में जाएगा, कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाएगा। तो ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है अदर इंडस्ट्री को। यानी आयरन क्या है, इमेजिन करो कोई कारपेंटर है और वो क्या बना है, वो बेंच वगैरह बना है, तो बेंच की जो पहिया है उसको लगाने के लिए आयरन चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो रॉड होती है वो आयरन से बनी हुई होती है, ठीक है। अगर कुछ भी आप चीजें बना रहे हो तो हर चीज कंट्री में आप एक भी चीज उठा के देख लो, हर चीज में आयरन या स्टील का वर्क होगा।
अगर आप ये मोबाइल भी देख रहे हो तो मोबाइल जिस मशीन से बना होगा ना वो भी स्टील की होगी। आप ऑपरेशन अगर कहीं करते हो तो ऑपरेशन करने के लिए जो इक्विपमेंट होगा ना उसमें भी कहीं ना कहीं स्टील यूज हुआ होगा। तो हर चीज आयरन और स्टील से बनी हुई है। लेकिन ये आयरन और स्टील जो होता है ना उसको सप्लाई जो इंडस्ट्री करती है उसको मैं बेसिक इंडस्ट्री कहता हूँ। तो बेसिक इंडस्ट्री यानी ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है अदर इंडस्ट्री को। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा गया, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन साइट में आयरन देखोगे, आप मेडिकल इक्विपमेंट में आयरन देखोगे, आप डिफेंस में आयरन देखोगे, आप उसके अलावा कारपेंट वाली चीजों में भी आप आयरन देखोगे। कई भी चीजें अगर आप देखो फार्मास्यूटिकल में भी आपको कहीं ना कहीं जो दवाइयां बन रही होगी, दवाइयां जिस मशीन से बन रही होगी वो मशीन भी आयरन या स्टील के वर्क से होगी। तो ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करती अदर इंडस्ट्री को उसे मैं बेसिक इंडस्ट्री को, और बेसिक इंडस्ट्री का एग्जांपल है आयरन। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज आल्सो नोन एज ए बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि ऑल अदर इंडस्ट्री आर डिपेंड ऑन आयरन एंड स्टील। सारे इंडस्ट्री, आप एक इंडस्ट्री बता दो जो आयरन और स्टील पे डिपेंडेबल नहीं है। अगर लेंसकार्ट अगर चश्मा बना रहा है तो चश्मा जिस मशीन से बन रहा होगा ना वो भी आयरन एंड स्टील से बना हुआ है। तो उसको मशीन बनाने के लिए आयरन सप्लाई किसने किया? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा गया। ठीक है। दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो जिसके गुड्स, ऐसी इंडस्ट्री जो डायरेक्ट इंडिविजुअल के लिए, कंज्यूमर के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करती है। तो गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो कंज्यूमर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट कंज्यूमर के यूज के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करती है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, शुगर हो गया, पेपर हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, तो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करती है। इसको मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर यूज के लिए ये इंडस्ट्री होती है। तो रोल के बेसिस पे दो इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी दो है, एग्रो बेस और मिनरल बेस। अब है सर ऑनरशिप के बेसिस पे, मालिक कौन होगा? ऑनरशिप के बेसिस पे सर या तो मैं मालिक होगा, या तो गवर्नमेंट मालिक होगी, या गवर्नमेंट और मैं मिलकर इंडस्ट्री चलाएंगे, या फिर कॉपरेटिव सेक्टर होगा, ग्रुप ऑफ पीपल उसके ओनर होंगे, कोई एक इंडिविजुअल ओनर नहीं होगा। तो ऑनरशिप के बेसिस पे देयर आर 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो बेस्ड ऑन ऑनरशिप मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक रॉ मटेरियल के बेसिस पे हुआ, मेन रोल के बेसिस पे हुआ। अब क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑनरशिप के बेसिस पे, मालिक कौन होगा करके। तो एक है आपका पब्लिक सेक्टर। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट चलाती है। पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसी इंडस्ट्री ऑपरेटेड एंड रन बाय, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। तो ऐसी इंडस्ट्रीज का मालिक भी गवर्नमेंट होती है, जिसको चलाती भी गवर्नमेंट है। जैसे भेल, भेल मतलब वो खाने वाली नहीं, ठीक है, पानीपुरी वाला भेल नहीं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरी है प्राइवेट सेक्टर, ओनेड बाय इंडिविजुअल। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसको इंडिविजुअल ओन करता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मान के लो मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने मिलकर क्या किया, हमने इंडस्ट्री बना ली। तो हम इंडिविजुअल है, हम प्राइवेट इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम प्राइवेट इंडस्ट्री चला रहे हैं। या मैं अकेला इंडस्ट्री चला सकता हूँ, या मेरे 2-4 दोस्त मिलकर हम साथ में मिलकर पार्टनरशिप में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री को मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, महिंद्रा हो गया, ये सब प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। उसके अलावा जॉइंट सेक्टर मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाती। 50% जो शेयर होगा वो गवर्नमेंट का होगा, प्लस 50% जो शेयर होगा वो प्राइवेट का होगा। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर जो इंडस्ट्री, जैसे मारुति सुजुकी आपने एक ब्रांड सुना होगा बहुत पहले, मारुति उद्योग था। तो मारुति उद्योग जो है जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल है। मारुति जो है वो इंडियन ब्रांड है, हनुमान जी को मारुति कहते हैं ना कई जगह पे। तो मारुति इंडियन ब्रांड है और सुजुकी फॉरेन का ब्रांड था। तो प्राइवेट जो था, प्राइवेट सेक्टर का 50% पार्टनरशिप था और गवर्नमेंट का 50% पार्टनर। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जब आपस में साथ आके एक इंडस्ट्री चलाते, उसे मैं जॉइंट सेक्टर कहता हूँ। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इज एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर। अब मोस्ट कंफ्यूजन लोगों को ये होता है कॉपरेटिव सेक्टर। कॉपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि सर देखो, ओनेड बाय प्रोड्यूसर एंड वर्कर। जैसे एक एग्जांपल है अमूल का, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल जो है ना, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, हु इज द ओनर ऑफ अमूल, कोई ओनर ही नहीं है अमूल का। अमूल एक कॉपरेटिव इंडस्ट्री है जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। अमूल एक कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे गुजरात, अमूल है गुजरात का, अमूल कहाँ का ब्रांड है? गुजरात का। तो गुजरात के जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर, गुजरात के जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हो गए, वो सारे साथ में इकट्ठा आकर मिल्क को सेल करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसको सारे कई ग्रुप ऑफ पीपल आपस में साथ में आकर एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं, उसे मैं कॉपरेटिव सेक्टर कहता हूं, ठीक है। ऑनेड बाय प्रोड्यूसर या वर्कर, तो सारे प्रोड्यूसर्स हो गए, वर्कर हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल आपस में साथ आकर एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो उसे मैं कहूंगा कॉपरेटिव। जैसे प्राइवेट और कॉपरेटिव में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट में ऑनर है, कि टाटा, रिलायंस इनके ओनर है। कॉपरेटिव सेक्टर में कोई एक ओनर नहीं होता। कॉपरेटिव सेक्टर में सारे ओनर्स होते हैं। गुजरात के जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हो गए, वो साथ में मिलकर मिल्क सप्लाई कर रहे हैं।
वो लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिल्क सप्लाई कर रहे हैं उसका नाम होगा अमूल। तो अमूल एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, ठीक है, अमूल एक कोऑपरेटिव सेक्टर है। शुगर मिल महाराष्ट्र में ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें ग्रुप ऑफ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल आपस में साथ आकर किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है, सारे इसमें ओनर्स है, कोई एक इंडिविजुअल ओनर्स नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल इसमें ओनर्स है, ठीक है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आप ये बोल सकते हो इट्स माय कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर में बोल सकते हो इट्स आवर कंपनी, बस इतना डिफरेंस समझो आप, ठीक है। अब एक है एग्रोबेस इंडस्ट्री। अगर मैं एग्रोबेस इंडस्ट्री की बात करूं तो हमने अभी कह दिया कि सर एग्रोबेस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। तो एग्रोबेस इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में अपनी एक यूनिक पोजीशन को ऑक्युपाइड कर बैठा हुआ है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क में कि व्हाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंजॉय अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में अपनी एक यूनिक पोजीशन ऑक्युपाइड करके बैठा हुआ है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंजॉय अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ ये बोला गया है इसलिए वो इंडियन इकोनॉमी में एक यूनिक पोजीशन ऑक्युपाइड कर बैठा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजर इंप्लॉय, ऐसा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है। तो वो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी देता है, एग्रीकल्चर तो देता है लेकिन कई इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उन इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री देता है। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज भी अर्नियर करता है, यानी आप इस इंडस्ट्री से कपड़ा बना रहे हो, आप इस इंडस्ट्री से धागा बना रहे हो, तो धागा कहाँ जाएगा, विदेश में जाएगा। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना क्लॉथ के, सारे क्लॉथिंग ब्रांड इंडियन धागे को, इंडियन यार्न को खरीदते हैं, इंडियन फैब्रिक को खरीदते हैं। तो इंडिया में क्या आएगा, फॉरेक्स एक्सचेंज आएगा। तो यही बोला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसलिए इंडियन इकोनॉमी में यूनिक पोजीशन ऑक्युपाइड किया है क्योंकि ये सर मेजर इंप्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है, उसके अलावा ये फॉरेक्स एक्सचेंज अर्न करता है और साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ रिलायंट इन कंप्लीट इन वैल्यू चेन। ये कई बार एमसीक्यू में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कंप्लीट इन वैल्यू चेन। कौन सी इंडस्ट्री इनमें से वैल्यू चेन में कंप्लीट है या सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर। देखो डेवलपमेंट जब नहीं भी हुआ था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं भी हुआ था, जब इंडिया में या किसी भी देश में इंडस्ट्री नहीं भी बनी थी, डेवलपमेंट नहीं भी हुआ था, फिर भी लोग कपड़ा पहनते थे। इसका मतलब इंडस्ट्री आई तो हमने कपड़ा पहनना चालू किया क्या, उसके पहले हम पत्ते लगा घुमा करते थे नहीं, हम पहले भी कपड़ा बनाते थे। यानी सेल्फ रिलायंट मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो आत्मनिर्भर है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडिया में ही हम कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन विदेशों से नहीं आता, कॉटन इंडिया से ही है, कॉटन इंडिया में ही बनता है, यान धागा भी इंडिया में ही बना रहे, धागे से कपड़ा भी हम जो है ना वो इंडिया में ही बना रहे। तो ये सारी प्रोसेस एक ही कंट्री में हो रही है। इंडिया खुद ही कॉटन प्रोड्यूस करता है, खुद ही धागा बनाता है, खुद ही क्लॉथ बना रहा है। और जब मशीन नहीं थे हम तब भी बनाते थे, मशीन पे डिपेंडेबल नहीं रहते थे कि दूसरे देश से मशीन आएगी तब हम धागा बनाएंगे। तो हम क्लॉथ के लिए, टेक्सटाइल के लिए, धागे के लिए हम खुद पे डिपेंडेबल है, किसी पे डिपेंडेबल नहीं है। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट कहा जाता है कि सर ये जो है ना ये किसी अदर इंडस्ट्री पर डिपेंडेबल नहीं है। अगर आप मान के चलो कोई आईटी सेक्टर चला रहा है तो आपको सॉफ्टवेयर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए किसी अदर कंट्री पर डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ऐसा नहीं है भैया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा बनता है, धागा, धागा कपड़ा बनाने के लिए कॉटन इंडिया में ही आता है। उसके अलावा कॉटन धागा बनाने की जो प्रोसेस है, कॉटन से धागा बनाने या धागे से कपड़ा बनाने की प्रोसेस, वो इंडियन पीपल के पास ही है। तो हम इसमें सेल्फ रिलायंट है और ये कंप्लीट इन वैल्यू चेन। इसका मतलब हर स्टेज में इसकी प्राइसेस है। कॉटन की भी एक प्राइस है, कॉटन से जब वो फाइबर, अगर रॉ फाइबर जब आपने प्रोसेस किया, आपने कॉटन लाया, कॉटन को जो आपने प्रोसेस किया उससे जो कॉटन निकला, रुई वगैरह निकाल के, जो सीड्स वगैरह होते हैं उसको निकाल के, तो जो कॉटन निकला उस कॉटन की अपनी एक वैल्यू है। और कॉटन को जो अपने स्पिनिंग में लेकर गए, उस स्पिनिंग से जो यान बना धागा, उसकी अपनी एक वैल्यू है। धागे को जो आपने वीविंग किया, बुनाई कढ़ाई किया, उससे जो फैब्रिक बना उसकी एक वैल्यू है। और फैब्रिक के बाद आप जब गारमेंट्स बना रहे हो उसकी वैल्यू है। यानी आप ये बोल सकते हो कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हर स्टेज पे वैल्यू देता है, धागे से लेके, कपड़े से लेके, क्लॉथ तक हर स्टेज पे वैल्यू दे रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट इन वैल्यू चेन कहा गया है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंप्लीट इन वैल्यू चेन और साथ ही साथ वो सेल्फ रिलायंट भी है। उसके बाद अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल है कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल की अगर बात करो तो इंडिया में जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में 1854 में बनी थी। ये याद रखना, कई बार एमसीक्यू में, सीबीएसई में, बोर्ड में पूछा जाता है कि इंडिया में जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में 1854 में बनी थी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है कॉटन टेक्सटाइल। तो सर अर्लियर, पहले के टाइम पे जब हमारे यहाँ कॉलोनी नहीं बनी थी, इंडिया जब कॉलोनी नहीं था ब्रिटिश की, या जब हमारे यहाँ हम जब ब्रिटिश के गुलाम नहीं बने थे या ब्रिटिश का जब कंट्रोल नहीं था, तब हमारे यहाँ ना स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक थी। हम चरखा चलाया करते थे, चरखा चलाकर हम हैंड स्पिनिंग, हाथों से चरखा चलाकर हम धागा बनाते थे। फिर उसके थ्रू हैंडलूम सेक्टर में जो वीविंग टेक्निक थी, हाथों से ही हम कपड़ा बनाते थे। तो पहले के टाइम पे खादी क्लॉथ बनता था, वो हाथों से ही चरखा चलाकर, हैंड स्पिनिंग सेक्टर के थ्रू धागा बनता था, हैंडलूम सेक्टर के थ्रू आप उसको वीविंग करके, कढ़ाई वढ़ाई करके, धागे को इकट्ठा करके आप कपड़ा बनाते थे। पहले के समय ये टेक्निक थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ,
और इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब जगह जगह क्या बनाना चालू कर दिया, इंडस्ट्री बनाना चालू कर दिया, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगी ड्यू टू द चीप क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। अब एक बात बताओ, हाथों से जो कपड़ा बनेगा उसकी एक तो क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होगी, दूसरी चीज हाथों से जो कपड़ा बनेगा वो कहीं ना कहीं स्लो प्रोसेस में बनेगा। आप 10 दिन में हो सकता है 2 क्लॉथ बना रहे हो, लेकिन इंडस्ट्री से बनने वाला क्लॉथ 1 घंटे में 100 कपड़े बना देगा। इंडस्ट्री में 1 घंटे में 100 कपड़े बन जाएंगे, और वो प्रॉपर क्वालिटी वाले होंगे, अच्छे अच्छे कलर के होंगे। आपको यहाँ पे खादी कलर मिलेगा, सफेद कलर मिलेगा, या इंडिगो से बना हुआ एक नीला कलर मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो मिल के बने हुए क्लॉथ होगी वो सतरंगी होगी, अलग अलग कलर की होगी, अलग अलग साइज के होंगे, साथ ही साथ फिटिंग में भी अच्छे होंगे और अट्रैक्टिव होंगे, जिसके कारण लोगों की जो डिमांड है वो हैंडलूम सेक्टर को छोड़ के वो मिल से बने हुए क्लॉथ की ओर ज्यादा होने लगी। तो मिल से बने हुए जो क्लॉथ थे वो सप्लाई बहुत ज्यादा था, और जब इकोनॉमी में हमने पढ़े कि जब सप्लाई ज्यादा होता है ना तो प्राइसेस कम हो जाती है। प्राइसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सप्लाई इसलिए कि मिल में जो थी ना मशीन थी, मशीन जो क्लॉथ को बना रही थी वो 1 घंटे में कई सारे क्लॉथ बना देती थी, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा था, और सप्लाई जब ज्यादा जाता था तो हाथों से बने हुए क्लॉथ का सप्लाई बहुत कम होता था। तो खादी जो क्लॉथ था, हाथों से बना हुआ जो क्लॉथ था, उसकी प्राइसेस बहुत हाई थी, और कॉमन पीपल उस प्राइसेस पे को अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन मिल से बने हुए जो क्लॉथ थे ना, मिल से बने हुए क्लॉथ जो थे उसके प्राइसेस लो थे, प्राइसेस जो थे इसके लो थे, तो इसे हर सेक्शन ऑफ पीपल अफोर्ड करता था। तो लोगों की जो डिमांड थी या जो अट्रैक्शन था वो मिल की क्लॉथ के ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा था, क्योंकि वो सस्ता भी था, अट्रैक्टिव भी था, और फिट में भी आ जाता था। तो यहाँ यही बोला कि सर पहले के टाइम पे हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम सेक्टर चलता था, लेकिन मिल के आने के बाद जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन होने लग गई थी, वो बंद खत्म होने लग गई थी, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही थी। किसके कारण, मिल मेडेड क्लॉथ के कारण। और ये मिल मेडेड क्लॉथ कहाँ से आ रहे थे, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से आने वाली जो सस्ते क्लॉथ थे, इंग्लैंड से आने वाले जो सस्ते क्लॉथ थे, जो मिल से बनते थे, इंडस्ट्री से बनते थे, उसके कारण हैंडलूम सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ठीक है, अब इनिशियली शुरू शुरू में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात में सेटअप की गई थी। देखो एक चीज रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी फैक्टर ऑफ लोकेशन, किसी भी इंडस्ट्री का जो फैक्टर है ऑफ लोकेशन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। एक बात बताओ, अगर मुझे टी इंडस्ट्री लगाना हो, ऐसी इंडस्ट्री जो चाय पत्ती बनाती हो, तो चाय पत्ती वाली इंडस्ट्री में क्या महाराष्ट्र में लगा होगा, मध्य प्रदेश में लगा होगा, असम में लगा होगा। मैं ऑब्वियसली 98% लोगों का आंसर होगा असम। क्यों असम, क्योंकि सर असम में टी मिलेगा, असम में रॉ मटेरियल मिलेगा। तो याद रखना, कोई भी इंडस्ट्री उस एरिया में लगती है जहां पे उसको फैक्टर्स मिलते हैं। वो फैक्टर्स या तो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वो मार्केट हो सकता है। तो वैसे इनिशियली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना वो महाराष्ट्र और गुजरात में लगती थी। मोस्ट ऑफ द जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात में स्टैब्लिश की गई थी। क्यों, तो उसके पीछे कई रीजन थे। पहला कि महाराष्ट्र में आपको रॉ कॉटन मिल जाएगा। कॉटन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया पे ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल पर आप कॉटन प्रोड्यूस करते हो, तो इस एरिया पे एक रॉ मटेरियल मिल गया। और साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात में आपको पोर्ट मिल जाएगा। अगर इंग्लैंड इंग्लैंड यहाँ पे आके गुजरात में आके कॉटन टेक्सटाइल लगा रहा है, बॉम्बे में आके कॉटन टेक्सटाइल लगा रहा है, तो इनको यहाँ पे पोर्ट मिल जाएगा, और आप इंग्लैंड में इजीली, पोर्ट मतलब जैसे शिप चल सकती है, तो मुंबई का पोर्ट और गुजरात का कांडला पोर्ट, इस कांडला पोर्ट से आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से चीजें लोड कर कर इंग्लैंड में भेज दोगे। आप यहाँ से चीजें लोड करके इंग्लैंड में नहीं भेज सकते हो ना, क्योंकि ये दूर भी पड़ेगा, और बंगाल में भैया कॉटन होगा नहीं, क्लाइमेट वैसा नहीं है, सॉइल वैसी नहीं है। तो किसी भी इंडस्ट्री को कहीं लगाने के लिए फैक्टर होते हैं। जो जैसे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में इसलिए लग रही थी क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में आपको कॉटन मिल जाएगा, मार्केट आपको अवेलेबल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाएगी पोर्ट के थ्रू, और साथ ही साथ लेबर भी मिल जाएगी। चलो लेबर तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम उस समय एग्रीकल्चर था, और लोग वैसे भी बेरोजगार बैठे हुए थे, तो लेबर तो आपको कहीं पे मिल जाएगी। और जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्लाइमेट, तो महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल और मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट है कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये फैक्टर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर मैं कहीं पे इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप सुबह सोए हुए हो, रात में सोए हुए हो, सुबह उठ के आपने बोला चलो आज गुजरात में इंडस्ट्री लगा देते। काय की इंडस्ट्री लगाएंगे, टी की, चाय पत्ती बनाने की। भैया या तो गुजरात में क्लाइमेट अच्छा नहीं है टी के लिए, और ना ही वैसी सॉइल होगी, और ना ही आप वहां पे टी इंडस्ट्री लगा सकते हो। तो हर क्रॉप के लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, हर क्रॉप की इंडस्ट्री के लिए अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में इसलिए लगी क्योंकि ये फैक्टर वहां पे है, वहां पे कॉटन मिलेगा, वहां पे मार्केट भी मिल जाएगा, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ लेबर और क्लाइमेट भी है। और मोस्टली ये जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो प्रोडक्शन है वो इंग्लैंड में सप्लाई किए जाते थे, और इंग्लैंड में जाने के लिए आप तैर के तो जाओगे नहीं, अरेबियन सी पूरा तैर के क्रॉस करोगे क्या, नहीं ना, आप शिप के थ्रू जाएंगे, और शिप जो चलेगी वो पोर्ट से चलेगी। और यहाँ पे गुजरात में आपको पोर्ट मिल जाएगा कांडला पोर्ट, और मुंबई पोर्ट आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा
इंपॉर्टेंस क्या है सर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का? तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि ये सपोर्ट करता है बाकी अदर इंडस्ट्री को। देखो आपने कॉटन से क्लॉथ बनाया, अब ये क्लॉथ जो होगा इसको पैकेजिंग करने के लिए आपको पैकेजिंग इंडस्ट्री आसपास होगी, इस क्लॉथ को कलर करने के लिए डाइंग इंडस्ट्री होगी, केमिकल इंडस्ट्री होगी, तो ये बाकी अदर इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी यार। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर बात करो तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, डाई इंडस्ट्री हो, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो। और साथ ही साथ कॉटन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फार्मर और वर्कर को भी लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सर ये इंपॉर्टेंस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये कि इंडिया के पास वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक है, इंडिया के पास बेस्ट क्वालिटी का स्पिनिंग है, यानी हमारे पास धागा बहुत बढ़िया है, हम स्पिनिंग में बहुत स्ट्रांग है। स्पिनिंग सेक्टर से निकलने वाला हमारा जो यान है धागा, वो वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी का है। बट प्रॉब्लम ये ना, वो धागा से जो फैब्रिक है हमारे पास उतना अच्छा नहीं है। हमारा वीविंग सेक्टर जो है ना बहुत वीक है। ये चीज याद रखना कि पूरी दुनिया हमसे कपड़ा नहीं खरीदती है, पूरी दुनिया हमसे धागा खरीदती है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या बताया कि हम जितना ज्यादा हाई वैल्यू गुड्स बेचेंगे हमें उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हम धागा बेचेंगे तो हमें पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, हम फैब्रिक बेचेंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडिया यार्न सबसे ज्यादा बेचता है, क्योंकि हमारा स्पिनिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का यार्न है, लेकिन हम फैब्रिक उससे अच्छा नहीं बना पाते। तो वीविंग हमारा बहुत वीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब यह बोला कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का। दुनिया में सबसे ज्यादा रॉ जूट या जूट जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है, एंड सेकेंड एक्सपोर्टर आफ्टर द बांग्लादेश। पूरे वर्ल्ड में देखो वेस्ट बंगाल में जूट प्रोड्यूस होता है और वेस्ट बंगाल के ईस्ट में आपका बांग्लादेश है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जूट अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश का सेकेंड एक्सपोर्टर है इंडिया। और इंडिया में सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल में, यानी इंटायर इंडिया का 90% जूट जो है ना वो वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होता है। कहां प्रोड्यूस होता है? वेस्ट बंगाल में। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करने की अगर बात करो तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स इंडिया, लेकिन एक्सपोर्ट कौन करता है? एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। और एक और चीज मैंने अभी क्या बताया कि सर मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में सेटअप है, लेकिन ज्यादातर जो जूट इंडस्ट्री है ना वो बंगाल में। जूट मिल मोस्टली लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये फैक्टर अवेलेबल होना चाहिए, जिस लोकेशन पर जिस प्लेस पर ये आपको फैक्टर मिल गए आप वहां पे इंडस्ट्री लगा दोगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो जूट मिल है ना वो हुगली रिवर पर है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि इंडिया में जो पहली जूट मिल है वो कलकत्ता में बनी थी 1855 में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया जो पहली टेक्सटाइल मिल है कॉटन टेक्सटाइल मिल वो 1854 में मुंबई में बनी थी। तो पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई में 1854 और पहली आपकी जूट मिल 1855 कलकत्ता में। ठीक है। उसके बाद वाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल आर लोकेटेड नियर द हुगली रिवर। आप इस सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये क्वेश्चन कई बार मिल जाएगा, या पिछले साल के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन था कि क्यों मोस्ट ऑफ द जो जूट मिल है ना वो हुगली रिवर के पास है। हुगली रिवर कहां पर है? हुगली रिवर है कलकत्ता में। तो सर पहली चीज जूट मिल को वही लगेगी, मोस्ट ऑफ द जूट मिल वही लगेगी जहां पे हमें रॉ मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल। तो सर रॉ मटेरियल कहां मिल रहा है? बंगाल में। इसलिए मोस्ट ऑफ द जूट मिल जो है हुगली रिवर में बन रही है, क्योंकि वहां पे आसपास आपको रॉ मटेरियल मिल रहा होगा। तो पहला प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। तो सर हुगली रिवर के आसपास बहुत प्रॉक्सिमिटी मतलब लार्ज स्केल में जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, जिसके कारण वहां पे इजीली आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। दूसरा, और वो जो एरिया है वहां पे चीप वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि रिवर है ये, अगर हुगली रिवर है तो हुगली रिवर पे आपको पोर्ट भी चलता है, वाटर वे भी चलता है। आप वहां पे लैंड के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, रोडवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। और हुगली रिवर के आसपास कलकत्ता है तो आप कलकत्ता पोर्ट से भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। तो ये जो लोकेशन है वो क्या प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को? वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, सस्ता रेलवे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द जो जूट मिल है हुगली रिवर के पास है, क्योंकि लार्ज स्केल में आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आसपास जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। दूसरा, सस्ते दामों में चीप वाटर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन भी और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी है। ठीक है। उसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। जो रॉ जूट होता है ना, रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, और वो लार्ज स्केल में इतना प्लेंटी ऑफ वाटर जो है, अब्यूंडेंस ऑफ वाटर कहां मिलेगा? हुगली रिवर पे मिलेगा। हुगली रिवर के आसपास इसलिए जूट मिल ज्यादा है क्योंकि वो जो जूट एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा जूट अवेलेबल है, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है जो हुगली रिवर के आसपास। दूसरा, वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगा, हर तरह का, रोड रेलवे और वाटर।
तीसरा कि सर जूट को प्रोसेस करने के लिए चाहिए था वाटर, और वो वाटर कहाँ से मिल रहा है? वो वाटर मिल रहा है हुगली रिवर से। चौथा कि सर वेस्ट बंगाल के आसपास जो है ना, बिहार है, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है और खुद वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल से आपको चीप लेबर, सस्ते लेबर मिल जाएगी। और वेस्ट बंगाल के एडजॉइनिंग स्टेट, उसको लग कर एक बिहार भी है, ओडिशा भी है, बिहार को तो लेबर कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, तो बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से आपको और चीप लेबर मिल जाएगा। उसके अलावा कलकत्ता आपको पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। हुगली रिवर आपका कलकत्ता के पास में है, तो कलकत्ता पोर्ट से आप क्या करोगे? कलकत्ता पोर्ट से, या कलकत्ता पोर्ट, तो कलकत्ता पोर्ट से आप ईस्ट एशिया की ओर या फिर यूरोप में चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और साथ ही कलकत्ता एक शहर है, तो वहां से आपको मार्केट फैसिलिटी मिल जाएगी, बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, और मेनी मोर फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द जूट्स मिल आर लोकेटेड नियर द हुगली रिवर। अगर बात करें शुगर इंडस्ट्री की, तो इंडिया जो है शुगर प्रोडक्शन में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। अब अगर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, तो फर्स्ट कौन होगा? तो फर्स्ट है ब्राजील, ठीक है। तो ऑक्युपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड इंडस्ट्री। देखो इंडिया जो है शुगर के प्रोडक्शन में, इंडिया शुगर के प्रोडक्शन में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट में कौन आएगा? ब्राजील। लेकिन जो गुड़ गुड़ और खंडश्री यानी शुगर से बनने वाले जो प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, तो उसमें इंडिया की फर्स्ट प्लेस है। तो इंडिया ऑक्युपाइड द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडश्री, ठीक है। उसके अलावा गुड़ मतलब जैगरी। उसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री है मोस्टली ये सीजनल और कोऑपरेटिव बेस होगी। शुगर इंडस्ट्री कैसी होगी? सीजनल और कोऑपरेटिव बेस पर होगी। उसके अलावा जो मेजर स्टेट है वो यूपी और बिहार। तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़े तो हमने ये देखा कि सर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का इंडिया, फर्स्ट पे ब्राजील है। इंडिया जो है वो ऑक्युपाइड फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड खंडश्री। साथ ही साथ जो शुगर इंडस्ट्री है वो मोस्टली सीजनल और कोऑपरेटिव बेस होती है, और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है शुगर की वो है यूपी, बिहार और बाकी अदर, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है सर शुगर इंडस्ट्री के? शुगर इंडस्ट्री का चैलेंज है कि सर इंडिया में जो शुगर प्रोडक्शन मिल है या जो शुगर को प्रोड्यूस करने वाली जो मिल है, वहां पे जो मेथड है वो इनएफिशिएंट मेथड के तरीके से या जो पुराने तरीके से हम शुगर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो मशीनरीज यूज की जा रही है वो मशीनरीज भी टॉप क्वालिटी का नहीं है। दूसरा चैलेंज ये है कि सर ट्रांसपोर्ट डिले रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सुक्रोज। देखो अगर ये मिल है और शुगर मिल तक अगर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है शुगर केन को लेकर, देखो शुगर केन मिल में कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाएगा। लेकिन जो शुगर केन लेकर जाने वाली जो ट्रक्स वगैरह हो गया, अगर उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन डिले हो गया, तो जितना डिले शुगर केन को होगा, शुगर केन के अंदर की जो मिठास है, जो सुक्रोज है, वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सुक्रोज जब बचेगा ही नहीं, तो शुगर आपका बहुत ही कम निकलेगा, पुअर क्वालिटी का निकलेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि सर शुगर इंडस्ट्री का जो मेन चैलेंज है कि ट्रांसपोर्टेशन टाइमली होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो गया तो शुगर केन में जो सुक्रोज होता है, जो मिठास होती है, सुक्रोज की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा द नीड टू मैक्सिमाइज द यूसेज ऑफ बैगेज, और जो वेस्ट निकल रहा है शुगर इंडस्ट्री से निकलने वाला, शुगर केन का निकलने वाला जो वेस्ट होगा, जो उसका बाय प्रोडक्ट होगा या वेस्ट होगा, शुगर केन का निकलने वाला जो वेस्ट होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी इंडस्ट्री को यूज करके कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन आप ये भी सोचो कि उस इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा होगा। शुगर इंडस्ट्री अच्छी है क्योंकि शुगर प्रोड्यूस करे, लेकिन वो शुगर इंडस्ट्री निकलने वाला जो बैगेज है, जो वेस्ट होगा, जो शुगर केन से निकलने वाला जो वेस्ट होगा, वो कहीं ना कहीं आपको उसको मैक्सिमाइज करना होगा, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये चैलेंज है। उसके अलावा ये थी एग्रोबेस इंडस्ट्री। एग्रोबेस इंडस्ट्री में एक आपने जूट टेक्सटाइल पढ़ लिया, कॉटन टेक्सटाइल को हमने पढ़ लिया, और साथ ही साथ अभी हमने शुगर इंडस्ट्री को पढ़ लिया। अब है मिनरल बेस इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल्स या मेटल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है, उस इंडस्ट्री को हम मिनरल बेस इंडस्ट्री कहेंगे। अब एग्जांपल आएगा सबसे पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है वो आयरन के ओर को एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक और हेवी इंडस्ट्री कहा गया। सर बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा गया? वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिडर द बेसिक इंडस्ट्री? ये इसलिए कहा गया क्योंकि सारी अदर इंडस्ट्री है ना, वो इस इंडस्ट्री पे डिपेंड होती है मशीनरीज के लिए। आप सोचिए एक ऐसी इंडस्ट्री जो चश्मा बनाती है, लेंसकार्ट अगर चश्मा बनाया तो चश्मा भी किससे बनता है? चश्मा बनाने के लिए जो मशीन होगी, वो मशीन का जो मेटल होगा वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से आया होगा। मेडिकल इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट हो गया, मेडिकल सेक्टर्स में जो इक्विपमेंट हो गए, जो टूल्स हो गए, वो भी स्टील से बनी होगी। कंस्ट्रक्शन साइट में जो रॉड है वो आयरन से बनी होगी। इसलिए आप बोला कि जितनी भी बाकी अदर इंडस्ट्री है वो अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंडेबल होती है? रॉ मटेरियल या मशीनरीज पे लिए इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेबल होती है। दैट्स व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो स्टील इज नीड टू द मैन्युफैक्चर, स्टील की भी जरूरत होती है, आयरन की तो जरूरत है, लेकिन स्टील की भी जरूरत होती है मैन्युफैक्चरर के लिए। चाहे आप इंजीनियरिंग गुड्स बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन मेटल्स बना रहे हो, डिफेंस में भी स्टील और आयरन की जरूरत होती है। चाहे वो गोली बनाना हो, बुलेट बनाना हो, या फिर एयरक्राफ्ट बनाना हो, या बाकी अदर जितने भी डिफेंस से रिलेटेड टैंक बनाना हो,
तो AK-47 बनाना, जितने भी जो वेपन्स हो गए, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वेपन्स हो गए, इन सबको बनाने के लिए आयरन और स्टील की जरूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग गुड्स को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट को बनाने में, इन सारे चीजों को बनाने के लिए आपको आयरन और स्टील की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे बोला कि सर स्टील की जो रेशियो है, स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करने का जो रेशियो है, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर स्टील बनता कैसे। तो यहाँ लिखना आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड द रेशियो ऑफ 4:2:1। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना कि आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन ये 4:2:1 के रेशियो में आपको चाहिए होगा आयरन और स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए। साथ ही साथ आपको कुछ क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैग्नीज की रिक्वायरमेंट होगी स्टील को हार्ड बनाने के लिए, यानी कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, आयरन और थोड़े से क्वालिटी में मैग्नीज। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सर आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ना, वो छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन पे बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बोला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र वाले एरिया में ज्यादा होगी, जूट इंडस्ट्री बंगाल वाले एरिया में ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है। वैसे ये जो कॉटन टेक्सटाइल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, ये मैक्सिमम आपको छोटा नागपुर प्लेटू वाले एरिया में मिलेगी। जो यूपी बिहार वाला एरिया जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लो कॉस्ट आयरन रॉ मटेरियल आपको मिलेगा। जो लो कॉस्ट आयरन ओर है वो आपको मिलेगा, रॉ मटेरियल वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, चीप लेबर मिलेगी और ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। तो मार्केट भी आपको पास में, इसलिए उस इंडस्ट्री का ग्रोथ भी बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन था छोटा नागपुर प्लेटू पर मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाने का। और क्या रेशियो में आपको स्टील बनाने के लिए क्या रेशियो में रॉ मटेरियल चाहिए होगा? तो 4 रेशियो में आयरन और 2 रेशियो में कुकिंग कोल और 1 रेशियो में लाइमस्टोन चाहिए होगा। और उसको एक्स्ट्रा हार्डनेस देने के लिए आप मैग्नीज का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब जब आप ओर को हीट करते हो, मेल्ट करते हो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस स्मेल्टिंग मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो ओर को हीट करके या फिर मेल्ट करके, तो इसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की अगर बात करो तो सर देखो, सबसे बड़ी जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। लेकिन आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बाद जो सबसे बड़ी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, जो मेटल इंडस्ट्री है, वो है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की अगर बात करूं तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है कौन सी? एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। उसके अलावा फीचर्स क्या है? तो सर एल्युमिनियम जो होता है बहुत लाइट होता है। एल्युमिनियम की अगर देखो, आयरन और एल्युमिनियम में अगर डिफरेंस लिखना है तो एल्युमिनियम लाइट होगा, आयरन हेवी होगा। ठीक है, आयरन जो होगा वो हेवी होता है और एल्युमिनियम जो होता है वो लाइट होता है। और आयरन की अगर बात हो तो उस पर जंग लग सकता है, लेकिन ये एंटी कोरोजन होगा, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, जंग नहीं लगने देता है, मैलिएबल होगा। साथ ही साथ इसका यूसेज किसके लिए किया जाएगा? यूसेज किया जाता है इसको एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल यानी बर्तन वगैरह बनाने में एल्युमिनियम का यूज किया जाएगा, वायर बनाने के लिए। और साथ ही साथ एल्युमिनियम का यूज किया जाता है स्टील, कॉपर, जिंक या लीड के सब्सटीट्यूट में भी। अगर कल को आपको स्टील नहीं मिल रहा, कॉपर, जिंक या लीड नहीं मिल रहा, तो आप किसका यूज करोगे? आप एल्युमिनियम का यूज करोगे। एयरक्राफ्ट देखो, एयरक्राफ्ट कभी भी ना आयरन से नहीं बन सकते, लोहे के कभी एरोप्लेन वगैरह नहीं होते, क्योंकि आप जब एयर में जाओगे, ऊपर जाओगे, तो जो मॉइस्चर के कारण ना एयर पे आयरन पे जंग लग सकता है। ठीक है, और आयरन हेवी होता है तो उसको आप उड़ा नहीं सकते उतनी इजीली। तो एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम हल्का भी होता है और साथ ही साथ उस पर जंग भी नहीं लगता। इसलिए मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना वो एल्युमिनियम बॉडी से बने हुए होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का स्टेट की अगर बात करो तो आपने आयरन तो बता दिया कि छोटा नागपुर रीजन जो होगा वहां पे आयरन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो एल्युमिनियम किस स्टेट में सबसे ज्यादा होगा? तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये ऐसे स्टेट है जहां पे एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाएगा, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री ज्यादा होगी। ठीक है, और एल्युमिनियम किससे बनता है? तो एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट ओर से। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर है। आप अर्थ की क्रस्ट से सीधा सीधा एल्युमिनियम नहीं निकालोगे, अर्थ की क्रस्ट से ओर निकलेगा। जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये आयरन के ओर है, उसको ओर को आप प्यूरिफाइड करके उससे आप मेटल एक्सट्रैक्ट करोगे। वैसे ही बॉक्साइड जो है ना वो एल्युमिनियम का ओर है, बॉक्साइड को आप स्मेल्टिंग के थ्रू एक्सट्रैक्शन करके आप उससे एल्युमिनियम निकालोगे। ठीक है, तो 4 से 6 टन ऑफ बॉक्साइड जो होगा, 4 से 6 टन बॉक्साइड से 2 टन एल्यूमिना निकलेगा और 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम निकलेगा। यानी जो आप अर्थ की क्रस्ट से बॉक्साइट निकालोगे, बॉक्साइट से फिर आप एल्यूमिना बनाओगे, एल्यूमिना से निकलेगा 1 टन एल्यूमिनियम। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ लोकेशन देखो, ये बात तो हम फैक्टर ऑफ लोकेशन से पढ़ ही रहे कि जहां पे आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, ट्रांसपोर्टेशन मार्केट होगा, वहां पे कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी। तो फैक्टर फॉर लोकेशन की अगर बात करो कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वहां लोकेट क्यों होगी, तो क्योंकि वहां पे आपको देखो उसी लोकेशन पर एल्युमिनियम इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी जहां पे आपको रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी।
तो एल्युमिनियम की जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होगी, एल्युमिनियम को बनाने की जो प्रोसेस होगी या जो बॉक्साइट को स्मेल्टिंग करने की प्रोसेस होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती है, बिजली बहुत ज्यादा लगती है। यानी ऐसा एरिया इंडिया में जहां पे रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वहां पे एल्युमिनियम इंडस्ट्री सेटअप होगी। ठीक है, तो फैक्टर फॉर लोकेशन, तो स्टैब्लिश करने के लिए एल्युमिनियम इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो गए, किसी भी इंडस्ट्री को उस एरिया पे लोकेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर हो गए, स्पेशली एल्युमिनियम इंडस्ट्री, तो वहां पे रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए और साथ ही साथ रॉ मटेरियल मिनिमम कॉस्ट पे मिलना चाहिए। जूट आपको बंगाल में मिल जाएगा, कॉटन आपको महाराष्ट्र में, और आयरन आपको छोटा नागपुर प्लेटू, और शुगर हमें यूपी और बिहार में, और एल्युमिनियम जिस एरिया पे मिल जाएगा वहां पे हम एल्युमिनियम इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि वहां पे रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हमें मिल सके। ठीक है, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, देखो केमिकल इंडस्ट्री और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। आज दुनिया में हर चीज केमिकल से बनती है, हर चीज, राइस भी केमिकल से लोग बना दे रहे हैं। आप लोग ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे होगे ना, जहाँ पे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी भी आपकी केमिकल से बन रही है, दूध मिल्क भी केमिकल से बन रहा है। तो ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, ऑब्वियसली हार्मफुल हो सकता है, नहीं हार्मफुल ही है। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है ना वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, लेकिन हर केमिकल खराब नहीं होता, कुछ कुछ केमिकल ऐसे जो यूजफुल भी होते हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री जो होती है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्मॉल भी और लार्ज भी है, लार्ज स्केल में स्मॉल स्केल में भी मिल जाएगी। यानी केमिकल इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लांट में मिल जाएगी और स्मॉल प्लांट में मिल जाएगी। दो तरह की केमिकल इंडस्ट्री होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिकल और ऑर्गेनिक केमिकल। अभी केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, एक में कार्बन कंपाउंड होगा, एक में कार्बन कंपाउंड नहीं होगा करके। ठीक है, तो इंडस्ट्री जो होती है ना केमिकल इंडस्ट्री, वो दो तरह की होगी, ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल की अगर बात करो, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री दो तरह की है, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और केमिकल इंडस्ट्री जो होती है ना, इट इज द ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री है। सपोज किसी केमिकल इंडस्ट्री में H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और आपको उससे कुछ और बनाना है, तो आप किसी और इंडस्ट्री से कोई और केमिकल लेकर आओगे, तो एक केमिकल इंडस्ट्री की जो कंज्यूमर है दूसरी केमिकल इंडस्ट्री होती है। देखो ना, H2SO4 बनाने के लिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्री से लिया होगा, केमिकल इंडस्ट्री से लिया होगा। तो एक केमिकल इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, यानी आपस में ये लोग खरीदारी और बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं। ठीक है, बेसिक केमिकल आर प्रोसेस इनटू द अदर केमिकल, कि फिर जो बेसिक केमिकल होते हैं उसको आप अदर केमिकल में प्रोसेस कर, जैसे आपने हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इनको बना के आपने H2SO4 बना दिया। ठीक है, वैसे ही अगर आपको ग्लूकोज बना था आपने 6,6H12 और O6 बना दिया। अब इसमें भी आपकी कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस है ना, तो बेसिक केमिकल को प्रोसेस करके आप दूसरा केमिकल बना लेते हो। ठीक है, फिर ये C6H12 O6 जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसी को आप फिर सुक्रोज वगैरह में बना लोगे, जो भी फॉर्मूला बन जाएगा उसका। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिकल की बात करो तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाएगा फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्लास्टिक को, एडहेसिव पेंट को, डाई स्टफ को, निट्रिक एसिड, ये जितने भी आपके इनऑर्गेनिक केमिकल है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे निट्रिक एसिड हो, अल्कालिस हो या सोडा ऐश हो, इन सब का यूज किया जाता है कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, चाहे वो ग्लास बना रहे हो, सोप बना रहे हो, डिटर्जेंट बना रहे हो या सिंथेटिक फाइबर बना रहे हो। ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल है ये लैब में बना होगा, कहाँ बना होगा, लैब में बना होगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल में जो पेट्रोकेमिकल है ये अर्थ की क्रस्ट से आया हुआ है। पेट्रोकेमिकल कहां से है, अर्थ की क्रस्ट से, मिनरल्स है ना, ये अर्थ की क्रस्ट से निकला हुआ है। तो पेट्रोकेमिकल जो है ना, इसका भी यूज किया जाएगा सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, फार्मास्यूटिकल चीजें बनाने में। लेकिन ये बन किससे रहा है, ये पेट्रोकेमिकल से बन रहा है। और पेट्रोकेमिकल कोई लैब से नहीं बन रहा है, ये अर्थ की क्रस्ट से बन रहा है। और जहां पे ये पेट्रोल की रिफाइनरीज होगी, जहां पे आप ये जो ऑर्गेनिक केमिकल के जो प्लांट होंगे वही एरिया पे लोकेटेड होंगे जहां पे पेट्रोकेमिकल प्लांट होगी, ऑयल रिफाइनरीज होगी। यानी अगर कहीं से पेट्रोकेमिकल नहीं कर रहे हैं, कहीं से आप क्रूड ऑयल निकाल रहे हो, तो वहां से क्रूड ऑयल से जो रिफाइनरीज होगी, जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल अलग कर देगी, डीजल अलग कर देगी, तो रिफाइनरी के पास में ये केमिकल प्लांट लोकेटेड होगी, क्योंकि वहीं से उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो जहां पे रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वही लोकेट होती है। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री वो होगी जो पेट्रोकेमिकल का सहारा लेगी, पेट्रोकेमिकल का यूज करेगी। पेट्रोकेमिकल से आप फिर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक और बाकी अदर फार्मास्यूटिकल चीजें बनाओगे। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री मतलब जो और इनऑर्गेनिक चीजों का यूज करेगी, जो लैब में जो केमिकल बन रहे होंगे, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे निट्रिक एसिड हो, एल्केलिस हो, सोडा ऐश हो। और केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है, केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंज्यूमर खुद केमिकल इंडस्ट्री। और केमिकल इंडस्ट्री दो तरह की होगी, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब दूसरा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब नो डाउट फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यूज कौन करेगा सर, फार्मर। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंज्यूमर है फार्मर। फार्मर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखो
टॉयज का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? किड्स, बच्चे है ना टॉयज का सबसे बड़ा कंज्यूमर। अब हम भी खरीदते हो ये बात अलग है, लेकिन लार्जली जो टॉयज है, जो खिलौने, वो बच्चे खरीदते हैं। हम भी खरीदते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि लार्जली जो कस्टमर होगा वो बच्चा होगा। उसी तरीके से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो फार्मर है। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस करता है? तो याद रखना यूरिया, यूरिया मतलब नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। याद रखना यूरिया का केमिकल नेम क्या है? तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है केमिकल नेम है यूरिया का। साथ ही साथ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज डीएपी और डीएपी। और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर किसको कहते हैं? तो एनपीके, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटाश, एनपीके, इसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। अगर एमसीक्यू में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, तो आप बोलोगे एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके अलावा डीएपी, अमोनियम फॉस्फेट को डीएपी कहते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ये सब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल नेम है, यूरिया जिसे हम कहेंगे, जो खेतों में डाला जाता है। उसके अलावा इंडिया में जो है ना पोटाश, इंडिया में पोटाश की रिजर्व बहुत कम है, नो रिजर्व इन इंडिया, या कह सकते हो कि है ही नहीं। इंडिया में पोटाश की रिजर्व नहीं है, इसलिए इंडिया मोस्टली जो है ना पोटाश को इंपोर्ट करती है। अब इंपोर्ट करना क्यों जरूरी? अगर पोटाश को इंपोर्ट नहीं किया तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, फार्मर अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो अनाज नहीं मिलेगा, और हमें अनाज नहीं मिलेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पोटाश को कंट्री जो है, गवर्नमेंट जो है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करती है। और जब से इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने मॉडर्नाइजेशन किया एग्रीकल्चर में, एचवाईवी सीड का यूज करना सिखाया। ठीक है, एचवाईवी सीड का यूज, फर्टिलाइजर का सहारा लिया। ठीक है, साथ ही साथ जो केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उन सब का यूज किया। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 1960 और 1970 में, इसी को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी हमने एग्रीकल्चर को, जो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री थी इंडिया जैसी, इन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कैसे किया? तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके, एचवाईवी सीड का यूज करके। तो जब से केमिकल फर्टिलाइजर का यूसेज बढ़ा है, इंसेक्टिसाइड का यूसेज बढ़ा है, तो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी ऑब्वियसली एक्सपेंड होगी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री। भैया ये इंडस्ट्री जरूरी है, क्योंकि अगर सीमेंट इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेंगे, घर नहीं बनेंगे, घर नहीं बनेगा तो आप सड़कों पे रहोगे, लेकिन सड़क को बनाने के लिए भी सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आप रहोगे कहाँ पे? ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री, तो इट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सीमेंट इंडस्ट्री बहुत यूजफुल है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री बिल्डिंग हाउसेज बनाती है, हाउसेज को बिल्ड करती है, फैक्ट्रीज को बिल्ड करती है, ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गया, हर चीज, हर वो चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आती है वो सब सीमेंट इंडस्ट्री बनाती है। आपके घर से लेके, हॉस्पिटल से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, चाहे फिर वो रोड हो, ब्रिज हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, पार्लियामेंट क्यों ना हो, ठीक है, हर चीज क्या बनाते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री बनाती है। उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, देखो हाँ, एक बार एमसीक्यू में सीबीएसई में पूछा गया था कि सर सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? तो लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, ये सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, ये चीज याद रखना। और 1904 में सीमेंट इंडस्ट्री का पहला प्लांट लगाया गया था चेन्नई में। कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में। याद रखना, दो इसमें फैक्ट है। पहला फैक्ट कि सीमेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम है। दूसरा फैक्ट, 1904 में सीमेंट इंडस्ट्री का पहला प्लांट चेन्नई में सेटअप किया गया था। ठीक है, और अब आपको मुझे कमेंट करके बताना कि सर जूट इंडस्ट्री सबसे पहले कहां सेटअप की गई थी और कॉटन इंडस्ट्री सबसे पहले कहां सेटअप की थी, किस ईयर में? ईयर कब सेटअप हुआ था कॉटन इंडस्ट्री का और जूट इंडस्ट्री का, और कहां पे सेटअप की गई थी और किस ईयर में? अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैंने अभी आपको ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो व्हीकल्स वगैरह बनाती है क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमें एक जगह से मुझे दिल्ली से मुंबई जाना हो तो ऑटो करूंगा क्या? होगा ना कुछ व्हीकल्स होगी, बस से जाओगे या फिर कार से जाओगे या तो फोर व्हीलर से जाओगे या ट्रक से जाओगे। ठीक है, बैलगाड़ी में तो जाओगे नहीं, या ट्रेन से जाओगे। तो ऐसी इंडस्ट्री जो व्हीकल प्रोवाइड करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात करो तो ऐसी इंडस्ट्री जो व्हीकल प्रोवाइड करती है। अब व्हीकल किसके लिए? हमारे लिए ही नहीं, पैसेंजर के लिए ही नहीं, गुड्स के लिए भी। अब आपको दिल्ली से कोई चीजों को लखनऊ भेजना हो या दिल्ली से कोई चीजें अमृतसर भेजना हो तो आप अपने कंधे पे तो लेकर जाओगे नहीं, ना ही बैलगाड़ी पे लेकर जाओगे। तो आप किस पे थ्रू लेके जाओगे? गाड़ियों के थ्रू ही लेके जाओगे ना, ट्रक्स के थ्रू लेके जाओगे या फिर टेम्पो वगैरह करोगे। तो ऐसी इंडस्ट्री जो व्हीकल प्रोवाइड करती है क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब वो व्हीकल चाहे वो गुड्स के लिए हो, चीजों के लिए हो या फिर पैसेंजर के लिए हो। ठीक है, तो क्या क्या प्रोड्यूस करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? तो ट्रक प्रोड्यूस करती है, बसेस हो, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर यानी ऑटो वगैरह। तो ये सारे जो ऑटोमोबाइल है या व्हीकल्स है, व्हीकल को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जो व्हीकल प्रोड्यूस करती है उसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं। और व्हीकल किसके लिए? गुड्स और पैसेंजर के लिए, चीजों के लिए, चीजों को ट्रांसफर करने के लिए और पैसेंजर को। ठीक है, आफ्टर द लिबरलाइजेशन 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म लाया था। एलपीजी
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब कि सर इंडिया में 1991 के पहले तक ना इंडिया में ट्रेड बैरियर होता था। फॉरेन की कोई भी चीजें अगर इंडिया में इंपोर्ट उस पर टैक्स लगता था, बहुत ज्यादा टेरिफ लगता था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस ट्रेड बैरियर को हटा दिया, उस टैरिफ को हटा दिया और मार्केट को ओपन कर दिया। जब मार्केट आपका ओपन हुआ, लिबरल हो गया, मार्केट फ्री हो गया, तो दूसरे देशों की कंपनी इंडिया में आके सेटअप होने, बीएमडब्ल्यू आई, फोर्ड आई, फॉर्च्यूनर आई, टोयोटा आई, मर्सिडीज आई, कई सारी, मारुति सुजुकी, ऐसे कई सारे ब्रांड जो है ना बाहर के फॉरेन कंट्री के इंडिया है, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर हटा दिया, टैरिफ हटा दिया। तो लिबरलाइजेशन के बाद जो व्हीकल की डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। आज से 25-30 साल पहले ना, बिफोर द 1991 के पहले, आपको सड़कों पे, इंडियन सड़कों पे एक एम्बेसडर कार घूमती हुई दिखाई देगी, सिर्फ वो व्हाइट कलर की। लेकिन आज के टाइम पे, और जो लग्जरियस कार भी वही लेगा जो अफोर्ड कर सकता था, जो एक्स्ट्रा बहुत हेवी ड्यूटी पे कर सकता था। वरना आज के टाइम पे इंडिया में आपको हर तरह की कार मिलेगी, एम्बेसडर कार को छोड़ के हर तरह की कार आपको मिल जाएगी, जो 10-15 लाख की मिल जाएगी आपको, 25-30 लाख तक आराम से आ जाएगी। चाहे आप क्रेटा की बात करो, किसी भी ब्रांड की बात करो। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मार्केट पर ट्रेड बैरियर था, टैक्सेस और टैरिफ लगाए जाते थे। तो लिबरलाइजेशन के बाद जो व्हीकल की जो डिमांड है वो इंक्रीज होने लगी, और जो पैसेंजर की कार्स हो गया, 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर्स हो गया, इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ गई। ठीक है, तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और पैसेंजर कार्स की जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ गई, क्योंकि ये जो व्हीकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने लगी, इनकी डिमांड बढ़ने लग गई थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ने लग गई थी आफ्टर द लिबरलाइजेशन। तो मेजर इंडस्ट्री कहा जाए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो पार्ट्स है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मोस्टली आपको दिल्ली, गुरुग्राम में मिलेगी, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु। तो ये मेजर सिटी से यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी। उसके अलावा लास्ट इंडस्ट्री हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक। ये इंडस्ट्री अगर नहीं होती तो शायद मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बना रहा होता, शायद आप अपने मोबाइल में मुझे देख भी नहीं पाते, और ना ही आप अपना इंस्टाग्राम देख पाते, और ना ही इंस्टाग्राम पे वो कच्चा बादाम करने वाले व्यक्ति को आप देख पाते। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये आज के समय पे सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। चाहे आप टीवी की बात करो, फोन की बात करो, कंप्यूटर की बात करो, या टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करो, किसी भी अदर चीजों की बात करो, ये सबसे ज्यादा जो आज के समय ग्रो हो पा रही है बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो मोबाइल्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, और मोबाइल हो गया, वॉच हो गया, या फिर अब टीवी हो गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया। आईटी सेक्टर मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है इंडिया का। इंडिया का जो पॉलिटिकल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, वो है दिल्ली। इंडिया का फाइनेंस कैपिटल है मुंबई, और इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है वो बैंगलोर। ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बैंगलोर जो है वो क्या है इंडिया का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का किसको कहते हैं, तो बैंगलोर को इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहते हैं। उसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कि सर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अदर इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से, तो भाई मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर, ये मेजर इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो ये आपका अभी तक हमने इंडस्ट्री पढ़ लिया, हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लिया, आईटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देख ली है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री हो गया, और ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस है, एग्रो बेस इंडस्ट्री, मिनरल बेस इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री देख ली। अब हमने ये देखना है कि सर इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट तो है, इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये इंडस्ट्री पॉल्यूशन को भी लीड करती है, और ये इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को डिग्रेड भी करती है। क्या कह रहा हूं मैं कि सर इंडस्ट्री एड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की इंडस्ट्री जो होती है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आती है, डेवलपमेंट लेकर आती है, लेकिन ये इंडस्ट्री आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्री जो होती है ना वो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आती है, किसी भी कंट्री में ग्रोथ लेकर आएगी, किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट लेकर आएगी, लेकिन यही इंडस्ट्री क्या करती है, 4 तरह के पॉल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, हमारी एक दो स्लाइड ही बची होगी, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड और नॉइज। एयर पॉल्यूशन की अगर बात करो तो एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, फैक्ट्री या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो अनडिजायरेबल गैसेस होती है, ऐसी गैसेस जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जो पॉइजनस होगी, ऐसी गैसेस जो होती है उनके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये रिलीज कौन करेगा, ये रिलीज करती है आपकी इंडस्ट्री। तो स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ब्रिक किल्स, रिफाइनरी और स्मेल्टिंग प्लांट। तो जो स्मेल्टिंग प्लांट्स हो गए, जो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, उनसे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन निकल रहा है। रिफाइनरी से पॉल्यूशन निकल रहा है, जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल अलग कर रहा हो, जो केरोसिन अलग कर रहा हो, डीजल अलग कर रहा हो, तो जो क्रूड पेट्रोलियम रिफाइनरीज होगी वो पॉल्यूशन को राइज कर रही है। साथ ही साथ ब्रिक्स, ऐसी इंडस्ट्री जो ईंटों को बना रही है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री से क्या इमिटेड होता है, स्मोक इमिटेड होता है, और यही स्मोक एयर को
पल्यूट करता है। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स, जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल, कोयला या पेट्रोल को जला के जो पॉल्यूशन धुआं निकलता है वो भी क्या करता है, पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। यानी आप गाड़ियां चला रहे हो सड़कों पे जो फोर व्हीलर जा रही, ट्रक जा रहे, कार जा रही, उससे निकलने वाला जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर, पेट्रोल को जल के या कार्बन कोयले को जल के जो पॉल्यूशन निकलेगा, जो धुआं निकलेगा, वो भी एयर को पल्यूट कर रहा है। और ये एयर पॉल्यूशन जो है ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करता है, हमें भी नुकसान पहुंचाता है, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है और प्लांट एंड एटमॉस्फेयर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो एयर पॉल्यूशन किसके कारण होता है, इंडस्ट्री से निकलने वाले स्मोक से एयर पॉल्यूशन होता है, अनडिजायरेबल गैसेस से एयर पॉल्यूशन होता है, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से। और ये एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन के हेल्थ के लिए, एनिमल के लिए भी, प्लांट के लिए, और इंटायर एटमॉस्फेयर को ये हार्म करता है। उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट है वो आप डायरेक्टली जब रिवर में डिस्चार्ज कर दोगे तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉज बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द रिवर। वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, वाटर पॉल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज कर देते हो। दूसरा मेन कल्प्रिट कौन है, कौन सी इंडस्ट्री, सर यही पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज। ये रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री या ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है अगर आप रिवर में डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दोगे, अब रिवर में डिस्चार्ज करते अगर उसी को आप प्रॉपर ट्रीट करो, एश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह बनाओ, तो आप उस वाटर को प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो, उस वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो और जो फ्रेश वाटर है उसको आप रिलीज कर सकते हो। लेकिन नहीं, कई सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो इंडस्ट्री निकलने वाले वेस्ट को रिवर में डिस्चार्ज। अब दिल्ली में अगर कोई वीडियो रहता होगा, दिल्ली अगर देख रहा, दिल्ली से अगर कोई पर्सन वीडियो देख रहा है तो आप यमुना रिवर को देख लेना। यमुना रिवर बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा उसमें गंदगी फैल चुकी है, इतना ज्यादा उसको पल्यूट करके रखा है। इंडियन गवर्नमेंट ने कई हजार करोड़ का बजट लाया था गंगा को साफ करने के लिए। लेकिन आप कभी जाओ अयोध्या वगैरह, अयोध्या नहीं हरिद्वार वगैरह, अयोध्या में तो शिप्रा है ना, हाँ नहीं शिप्रा नहीं है, अयोध्या में सरयू रिवर है, शायद अयोध्या में सरयू रिवर है। तो आप अगर जाओगे काशी वगैरह में तो काशी में जो गंगा रिवर आप देखोगे वो बहुत गंदी पड़ी हुई है। आप इमेजिन करो लोग गंगा जल का यूज किया करते थे किस लिए, शुद्धता के लिए, लेकिन आज वही जो रिवर है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। तो ये कहने की बात नहीं, इसलिए तो हमें एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए एयर पोल्यूशन, वाटर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो जो वाटर पोल्यूशन के लिए जो मेन कल्प्रिट है वो पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये क्या करते हैं, ये डाई हो गया, एसिड हो गया, सॉल्ट, हेवी मेटल, पेस्टिसाइड, ये सब चीजें जो है वाटर में डिस्चार्ज कर, लोग गंगा में नहाने लग जाते हैं, वहीं पे कपड़े धोने लग जाते हैं। ठीक है, इसी से वाटर पोल्यूशन होता है। उसी के अलावा थर्मल पॉल्यूशन, अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं या जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला जो हॉट वाटर है उसको अगर आप बिना ठंडा किए डायरेक्ट वाटर में, रिवर में डिस्चार्ज कर दोगे तो एक्वेटिक लाइफ जो है ना, पानी के अंदर रहने वाली जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और क्योंकि आप सडनली वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला जो हॉट वाटर है, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला हॉट वाटर, उसको आप बिना ठंडा किए डायरेक्टली अगर आप रिवर या पॉन्ड में डिस्चार्ज कर दोगे, छोड़ दोगे, तो वो सडनली जो रिवर और पॉन्ड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और जो एक्वेटिक एनिमल है या एक्वेटिक जो जीव है, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु है, जो फिश वगैरह है, वो मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज, अगर इसी वाटर को अगर आप कंज्यूम कर लोगे ना तो बहुत सारी हार्मफुल डिसीज हो सकती है। किसके कारण, अगर आपने वो रिवर के पानी को पी लिया, क्योंकि वहां पे थर्मल पावर प्लांट का जो गर्म पानी है, जो पॉइजनस जो या फिर जो वेस्ट वाटर वो आपने डिस्चार्ज कर दिया था, इससे इंपैक्ट क्या होगा, इस पॉल्यूशन से इंपैक्ट ये होगा सर, न्यूक्लियर वेस्ट अगर वो पानी में चला गया और वो पानी कहीं ना कहीं आपने कंज्यूम कर दिया तो उससे कैंसर हो सकता है, बर्थ डेफिसिट हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा हार्मफुल है। दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप डंप करोगे, इससे सॉइल फर्टिलाइज होगी। अगर आपके इंडस्ट्री निकलने वाले वेस्ट को अगर आपने इस लैंड पर, अब दिल्ली में बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, काहे के, कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, तो ये कचरे का जो बड़ा बड़ा पहाड़ है, ये जो आपने लैंड पर बना के रखा, इससे लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरी चीज, जब बारिश आएगी, बारिश से जो पानी आएगा, बारिश का पानी जब इन पहाड़ों पे पड़ेगा, पहाड़ों मतलब जो कचरों के ढेर है, कचरों के ढेरों पर जब पानी पड़ेगा वो ग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेटेड करेगा, वो दूषित कर देगा। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट सीप विथ रेन वाटर, जो पॉल्यूटेंट होगा वो रेन वाटर के साथ जाकर ग्राउंड वाटर को गंदा कर देगा। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन? पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है सर? पहला इफेक्ट है कि सर जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो क्या करेगा, वो कैंसर, बर्थ डिफिसिट और मिसकैरेज को जन्म देगा। उससे मिसकैरेज हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जो आप डायरेक्टली लैंड पर डंप कर दोगे, इससे लैंड डिग्रेड हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो पॉल्यूटेंट है, जो आपने जो वेस्ट रखा हुआ है, जो पॉल्यूटेंट चीज है, उस पर अगर बारिश का पानी आएगा तो बारिश का पानी ग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेटेड कर देगा, गंदा कर देगा। तो ये आपका एयर पॉल्यूशन आपने पढ़ लिया, वाटर पॉल्यूशन हमने देख लिया। उसके बाद हमने थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन मतलब, अब आप अगर ईयरबड से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सडनली वॉल्यूम को ऊपर कर दो और फिर डाउन कर दो,
तो जो वॉल्यूम ऊपर हो जाने से जो आपके कान दर्द करने लगे ना, इसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं, अनडिजायरेबल नॉइसेस। जब आपको जरूरत से ज्यादा वॉइसेस अगर आपके सोसाइटी में आसपास फैलने लगती है तो इसको नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल पे किसी दिन खड़े हो जाओ और वहां आधा घंटा रहने की कोशिश करो, आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। आप किसी इंडस्ट्री में जहां मशीनरी चल रही हो और बहुत ज्यादा मशीन चल रही हो, आवाज कर रही हो, वहां पे आप आधा घंटा रह जाओ, आप नहीं रह पाओगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर करके ना उनकी सुनने की क्षमता जो है ना वो कम हो जाती है, वो उनको ऊंचा बोलना पड़ता है। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन का अगर इंपैक्ट की बात करें तो इंपैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन मतलब जब अनडिजायरेबल साउंड जो है इन्वायरमेंट में आते हैं तो उसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। तो इससे इरिटेशन हो, देखो आप कहीं बैठे हो, 4 लोगों में आप लोग बैठे हो, ठीक है, 4 लोग क्या कर सकते हैं, 4 लोग बैठे हुए, तो 4 लोग बैठे हुए और कोई 4 में से कोई व्यक्ति जोर जोर से बातें करने लग गया, तो आपको थोड़ी हंसी आई, लेकिन वो ऐसी 15-20 मिनट तक करने लगे तो आपको इरिटेट फील होगा। तो ये जो नॉइज पोल्यूशन है वो इरिटेशन करेगा, स्ट्रेस लेकर आएगा और ह्यूमन के अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आएगा, गुस्सा, हर वो आदमी बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाएगा। तो ये जो नॉइज पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन से इरिटेशन होगा, स्ट्रेस आएगा, एंगर अमॉन्ग द ह्यूमन, साथ ही साथ हियरिंग इंपेयरमेंट, आपकी जो सुनने की क्षमता है ना उस पर भी असर पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको ऊंचा सुनने की आदत लग जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, मशीनरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, पूरा टाइम मशीन चलती रहती है, तो उनके पास जो डिवाइसेस होते हैं, ईयर प्लग या हेडफोन, वो नहीं दिए जाते, या जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं, डिवाइस होते हैं, वो नहीं होते, तो वहां पे उनकी क्षमता जो सुनने की कम हो जाती है, फिर उन्हें ऊंचा बोलना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर ऐसी जगह पे अगर आप बैठे रहो जहाँ बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है तो वहां पे हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो व्हाट, अगर 2 मार्क के क्वेश्चन आ गया, इंपैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का इंपैक्ट क्या है, तो सर इससे इरिटेशन होगा, स्ट्रेस होगा, एंगर, गुस्सा आएगा लोगों में, हियरिंग इंपेयरमेंट यानी सुनने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब ये नॉइसेस का सोर्स क्या है, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी नॉइस होता है, नॉइस पोल्यूशन है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की अगर बात करो, इंडस्ट्री की बात करो, मशीन, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल आल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। सर मशीन हो गया, फैक्ट्री के इक्विपमेंट हो गए, जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हो गया, ये सब के सब चीजें क्या करता है, नॉइस पोल्यूशन करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो होना चाहिए, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कि सर अगर इंडस्ट्री को अगर हमने नहीं लगाया तो डेवलपमेंट नहीं आएगा। अब अगर डेवलपमेंट चाहिए तो आपको इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को भी जन्म देती है। इंडस्ट्री आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं हमें वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि पॉल्यूशन हो रहा है इसलिए मुझे इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहिए, फिर देश में डेवलपमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट का बैकबोन है। अगर उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर आपने हटा दिया तो डेवलपमेंट कहां से होगा, इसलिए आपको पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाना पड़ेगा। तो पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, सबसे पहले बोला गया वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जो वाटर है, जो आप इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होगा, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वाटर होगा, पॉल्यूटेड वाटर, उसको डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले उसको रीयूज करो, रिसाइकल करो। ठीक है, बार बार उसको ट्रीट करो। ठीक है, उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाओ। ठीक है, अगर आपको वाटर पोल्यूटेड मिल रहा है तो जितना बारिश का पानी आ रहा है, तमिलनाडु इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लीगली कंपलसरी कर दिया उस स्टेट में। ठीक है, तमिलनाडु इकलौता ऐसा स्टेट है। आपको आई थिंक वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का टॉपिक है ये। तो तमिलनाडु इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपने स्टेट में कंपलसरी बना दिया, इसके लिए उसने लॉ बना दिया है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को हार्वेस्ट करो, और हॉट वाटर और इफ्लुएंट बिफोर द डिस्चार्ज ट्रीट। हॉट वाटर जो थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला जो हॉट वाटर या जो इफ्लुएंट है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वाटर के साथ, उसको आप पहले ट्रीट करो, उसको प्रॉपरली ट्रीट करो, उसको क्लीन करो, बाद में आप डिस्चार्ज करो। अब इसको कैसे, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इंडस्ट्री निकलने वाला जो डस्ट है, सॉरी इंडस्ट्री निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट है, जो गंदगी है इंडस्ट्री निकलने वाली, उसको हम जैसे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मतलब देखो यहां दिखा रहा हूं मैं, देखो ये जो इंडस्ट्री निकलने वाले जो इफ्लुएंट है, ये जो गंदा पानी होगा, कहाँ चला गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाटर को ट्रीट करते हो, इस तरीके से आप वाटर को ट्रीट कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपने वाटर को प्रॉपर्ली ट्रीट किया तो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूटेड होने से आप बचा रहे हो। आपने इस तरीके से जो गंदगी है गंदगी को रोक दिया। यहाँ पे ग्राइंडिंग के थ्रू आप वाटर को प्रॉपर्ली प्रोसेस कर रहे हो, फिर वाटर को क्लीन करके क्या कर रहे हो, रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ यही बोला गया कि सर हम किस तरीके से इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फेसेस बताए गए, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। स्क्रीनिंग के थ्रू आप इस तरीके से स्क्रीनिंग का सहारा लेकर, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे स्क्रीनिंग लगा दी, छन्नी टाइप लगा दिया, और यहाँ से पूरा पानी जा रहा है और जो कचरा है वो कचरा रुक रहा है। तो कचरा यहाँ पे पूरी तरीके से रुक गया है और पानी यहाँ से जा रहा है।
तो इस तरीके से आपने क्या किया, स्क्रीनिंग का सहारा लेकर आपने वाटर को पॉल्यूट होने से रोका दिया। ग्रिंडिंग का सहारा लेके इस तरीके से ग्रिंडिंग मशीन का इस तरीके से सहारा लेकर आप क्या कर सकते हो, वाटर को पॉल्यूट होने से रोक सकते हो। साथ ही साथ सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हो। टर्शरी केमिकल, आपने देखा है स्विमिंग पूल का पानी हमेशा नीला क्यों दिखता है, पूरा क्लीन क्यों दिखता है, उसमें इतनी सी भी गंदगी क्यों नहीं दिखती, क्योंकि स्विमिंग पूल में केमिकल लगा होता है। तो आप केमिकल का सहारा करके, फिजिकल प्रोसेस का सहारा करके, हाथों से आप वाटर को क्लीन करके बाद में उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को हम 3 फेस में रोक सकते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में स्क्रीनिंग का सहारा लेके, मशीन का सहारा लेके, ग्रिंडिंग स्क्रीनिंग यानी मशीन का सहारा लेकर। सेकेंडरी में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके, फिश वगैरह डाल के, फंगस वगैरह डाल के, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो वेस्ट को कंज्यूम कर लेंगे, वेस्ट को खत्म कर देंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसके अलावा केमिकल डाल के, ठीक है, केमिकल डाल के आप वाटर को क्लीन कर सकते हो। फिजिकल प्रोसेस, हाथों से आप सारी चीज क्लीन करके उस वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या बोला गया, आप स्मोक स्टेक जो होगा इंडस्ट्री में, जो ऐसा जो डिवाइस होता है ना जहां से स्मोक निकलता है, चिमनी जिसे वगैरह हम कहेंगे, तो रिड्यूस पर्टिकुलर मैटर यूजिंग स्मोक स्टेक विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर। तो जो स्मोक स्टेक होगा, स्मोक स्टेक देखो यहां दिखा रहा हूं मैं, एयर पोल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो हाँ, ये जो यहां से देखो, ये स्मोक स्टेक, ये जो यहां से धुआं निकल रहा है, तो ये जो धुआं निकल रहा है स्मोक स्टेक, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप फिट कर सकते हो इन 3 चीजों के साथ। किसके साथ, या तो आप यहाँ पे स्मोक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दो, फैब्रिक फिल्टर लगा दो, स्क्रबर लगा दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस तरीके से एयर पोल्यूट को रोकता है, तो देखो यहाँ, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्या कर रहा है, ये जो डस्ट है, ये एयर है, ये एयर में डस्ट होगी, पॉइजनस गैसेस होगी, अनडिजायरेबल गैसेस होगी। ये गैसेस जब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट से, ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल की प्लेट से जब ये गैसेस जाएगी, और ये जो हार्मफुल गैसेस में नेगेटिव चार्ज आयन होंगे, अब जब नेगेटिव आयन जब इस प्लेट को टकराएगी पॉजिटिव प्लेट से, तो ये जो डस्ट, ये पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये एयर है, और एयर डस्ट के पार्टिकल को कंसिस्ट कर रही है, और डस्ट पार्टिकल की एयर जब इस प्लेट से जा रही है तो यहां से क्लीन एयर आ रही। तो जो स्मोक स्टेक है, वहां पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाकर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एयर को क्लीन कर सकते हो। दूसरा बोला गया फैब्रिक फिल्टर। अब यहां से जब गैसेस जाएगी तो इस फैब्रिक फिल्टर में एयर क्लीन होकर आएगी और एटमॉस्फेयर में क्लीन एयर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्क्रबर क्या करता है, स्क्रबर की अगर मैं बात करूं तो स्क्रबर ऐसी चीज होती है जो अगर जहां पे एक डिवाइस है, जैसे ये एक डिवाइस है, यहां से अगर गैसेस जा रही है, अगर यहाँ पे अगर आपकी एयर जा रही, तो एयर जो होगी पॉइजनस एयर, पॉल्यूटेड एयर, ये अगर जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे एयर का, वाटर का स्प्रे होगा, वाटर का या फिर केमिकल सॉल्यूशन है, वाटर का स्प्रे जब इस एयर पर होगा, पॉल्यूटेड एयर पर होगा, तो जो डस्ट पार्टिकल होंगे, जो केमिकल, जो वेस्ट होगा, जो डस्ट होगी, जो पर्टिकुलर मेटल्स होंगे, जो स्मोक्स होंगे, वो सब सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, और जो क्लीन एयर है वो स्क्रबर के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो ये 3 प्रोसेस करके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर और स्क्रबर, इन 3 चीजों का यूज करके स्मोक स्टेक पे लगा दोगे। स्मोक स्टेक जहां से धुआं निकलता है, तो इस स्मोक स्टेक पे आप ये 3 चीजें लगा दोगे तो आप क्या कर सकते हो, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया है कि सर कई ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कोल का यूज करती है। अब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, अगर आप कोल को या फॉसिल फ्यूल्स को जलाओगे तो उससे कार्बन ज्यादा होता है, तो पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो कई इंडस्ट्री को कहा गया कि स्मोक को रिड्यूस करने के लिए आप कोयले की जगह फैक्ट्री में ऑयल का या गैस का भी सहारा ले सकते हो। तो इन मेथड का, इन स्टेप का यूज करके हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन मेथड का यूज करके हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मुझे बात करना नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जनरेटर के साथ साइलेंसर लगा दो। जनरेटर पता ना, घर 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 वो बजता रहता है। अगर 3 इडियट मूवी की अगर आपने देखी होगी तो आप पता ही होगा। तो जनरेटर की अगर बात करो, जनरेटर जो होता है बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन करता है। तो जनरेटर के साथ अगर आप साइलेंसर लगा दो तो नॉइस पोल्यूशन कम हो जाएगा। मशीन, देखो पुरानी जो मशीन होती है, अगर आपने कोई बाइक चला रहे हो, बाइक में अगर इंजन 15-20 साल का है ना, 10-15 साल का, तो बहुत आवाज करेगा। लेकिन जो मॉडर्न इंजन होगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ जो इंजन होगा, मशीन होगी, वो आवाज नहीं करती। तो जो मॉडर्न या लेटेस्ट मशीन होती है वो आवाज बहुत कम करती है। ओल्ड जो मशीन होती है वो बहुत ज्यादा आवाज करती है। तो यहाँ पे बोला कि यार मशीनरी को रिडिजाइन करो, मशीनरी को रिडिजाइन करो, जिसके कारण क्या होगा, आप नॉइस भी रिड्यूस कर पाओगे और एनर्जी को भी सेव कर पाओगे। तो क्या कह रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करो, मॉडर्न मशीनरीज का यूज करो। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो मशीन को अपग्रेड करो, जो एक्सिस्टिंग मशीनरी है उसको आप अपग्रेड करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे आप नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करोगे। और इंडस्ट्री में नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज करो, ठीक है। तो कई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वर्कर काम करते हैं तो मशीन के बीच में ही रहते हैं, तो उनको आप हेडफोन और ईयर प्लग को
दे सकते हो। पर्सनल प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? ईयर प्लग या फिर हेडफोन के थ्रू, ईयरफोन्स के थ्रू। और साथ ही साथ नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल का भी यूज कर सकते हो। तो नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप ये 4-5 स्टेप ले सकते हो। जनरेटर के साथ साइलेंसर लगा दो, लोग रिडिजाइन मशीन जो होती है जो बहुत आवाज करती है उसको या तो चेंज कर दो या अपग्रेड कर दो, या लेटेस्ट टेक्निक से बनी हुई मशीन को यूज करो। साथ ही साथ नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज करिए और ईयर प्लग और ईयरफोन का यूज किए पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। और इस चैप्टर में छोटा सा एक बॉक्स दिया गया है और इसमें से ना कई बार क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आए। एनटीपीसी का एग्जांपल बताया गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी एक पब्लिक सेक्टर है और एनटीपीसी इंडिया में मेजर पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, कॉर्पोरेशन है इंडिया में। तो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मेजर पावर प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली एक इंडस्ट्री है एनटीपीसी। ठीक है, अब एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं, क्या हो गया भाई? 5 मिनट रुक जाओगे? सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट। अब मैं वीडियो खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट। ठीक है, तो एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी मेजर पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी एक पब्लिक सेक्टर है और ये इंडिया की मेजर पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है या मेजर पावर प्रोड्यूसर कॉर्पोरेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। अब एनटीपीसी को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, किसके लिए? ईएमएस के लिए, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, थर्मल पावर प्लांट है तो पॉल्यूशन होगा क्योंकि वो कोयले का यूज कर रहा है। अब कोयले का यूज करके पॉल्यूशन तो होगा, लेकिन एनटीपीसी ने एक परफेक्ट एग्जांपल शो किया, उसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। उसने अपने बहुत बढ़िया तरीके से अपने वेस्ट को, पॉल्यूशन को मैनेज किया। तो व्हाट वाज द स्टेप टेकन बाय एनटीपीसी टू कंट्रोल इन्वायरमेंट या टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन? तो इन्वायरमेंट मेजर्स के लिए, इन्वायरमेंटल मेजर्स बाय एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने क्या इन्वायरमेंटल मेजर्स लिए इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट डिग्रेड को कंट्रोल करने के लिए? एनटीपीसी ने क्या मेजर्स लिए? तो ये केस स्टडी में कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, या गया भी है लेकिन वो केस स्टडी में दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया 5 मार्क के लिए तो आपको रेडी रहना है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट, देखो नोट्स आपके ऐसे है इस वीडियो में कि आप कहीं पे भी कोई क्वेश्चन उठा के आप उसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आपको पूरे बुलेट पॉइंट में बहुत इजी वे में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनटीपीसी ने क्या इन्वायरमेंटल मेजर्स लिए? पहली चीज, इसने लेटेस्ट टेक्निक का सहारा लिया। जो मशीन्स हो गए जो लेटेस्ट टेक्निक से बनी हुए, लेटेस्ट टेक्निक से बनी हुई मशीन्स का सहारा लिया। ठीक है, तो यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेड एक्सिस्टिंग इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और जो इक्विपमेंट है जो पहले से वो लोग यूज कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग, जो करंटली वो लोग यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट, उसको भी उन्होंने अपग्रेड किया। पुराने इक्विपमेंट को छोड़ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और अपग्रेड करते गए इक्विपमेंट को। उसके अलावा कम से कम वेस्ट को जनरेट किया, मिनिमाइज वेस्ट, जितना कोशिश किया जाए उतने कोशिश की इन्होंने, और वेस्ट को बहुत कम किया। और जो बचा हुआ वेस्ट है ना, उसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश की, कि वेस्ट को भी खाली नहीं छोड़ रहे, ये लोग वेस्ट को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रीन बेल्ट एंड प्रमोट एफोरेस्टेशन, यानी इस इंडस्ट्री ने, एनटीपीसी ने अपने चारों ओर ग्रीनरी लगाई, पेड़ पौधे लगाए। ठीक है, अपने चारों ओर एनटीपीसी ने इन पेड़ पौधे लगाए। क्या होगा इससे? जितना ज्यादा एफोरेस्टेशन करोगे, जितना ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखोगे, उतना ज्यादा ट्री जो होगी ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगी। ट्री अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करना चालू कर दी तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम एफोरेस्टेशन करने के बजाय हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जगह जगह जंगल काट रहे हैं, जगह जगह फॉरेस्ट को कट कर दे रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। कि देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट के बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम अगर पेड़ पौधे जंगल काटने लग गए ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अर्थ रहने लायक नहीं रहेगा और आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है अर्थ छोड़ने का। और एलन मस्क के पास ही चॉइसेस है, वो जा सकता है मार्स में, हम लोग नहीं जा सकते ना। 99% लोग तो यही रहना है, तो यही रहना है, तो क्यों ना इस अर्थ को खूबसूरत बना के रखे। तो रिड्यूस डेवलप ग्रीन बेल्ट, तो इन कई इंडस्ट्री, एनटीपीसी ने अपने चारों ओर ग्रीनरी बेल्ट को डेवलप किया, इन्हें पेड़ पौधे लगाए, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखा। ठीक है, एफोरेस्टेशन किया और पोल्यूशन को रिड्यूस किया बाय एश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रॉपर एश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने बना के रखा है ताकि बहुत कम पॉल्यूशन हो। और जो वाटर, जो ये लोग पॉल्यूटेड वाटर होता है, उस पॉल्यूटेड वाटर को भी रिसाइकल कर रहा है और प्रॉपर ट्रीट करके, रिसाइकल करके फिर ये वाटर को डिस्चार्ज कर रहे होंगे। उसके अलावा इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रेगुलर रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट। तो ये जो इन्वायरमेंट ना, ये जो एनटीपीसी, ये इन्वायरमेंट के ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रही है, रेगुलर रिव्यू कर रही है कि भैया हम सच में पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं। तो हर सिस्टम पे ये लोग रिव्यू कर रहे हैं कि क्या हमारा वाटर पॉल्यूशन कम हो रहा है, क्या हमारा एयर पॉल्यूशन कम हो रहा है, क्या हमारा वेस्ट बहुत कम हो रहा है। इस पर प्रॉपर इन्होंने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखा है। देखो, सोचना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है।
तो ये लोग उस प्रोसेस को कर रहे हैं, इन्हें पता है कि हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए चेक कर रहे हैं कि हम डेली कितने स्टेप पे जा रहे हैं। हर साल हमारे इंडस्ट्री से कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है और हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। इस पर उन्होंने प्रॉपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना के रखा है, इस पर प्रॉपर उन्होंने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखा है कि हम चेक कर सके कि हम कितना पॉल्यूट कर रहे हैं और कितना हम सेव कर रहे हैं, कितना इन्वायरमेंट को हम डिग्रेड होने से बचा रहे हैं। तो ये 5 स्टेप एनटीपीसी ने यूज किए करके इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा है। आई होप आपको ये वीडियो से मिले हुए नोट्स, वीडियो से मिली हुई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, और ट्रस्ट मी, अगर आप इस नोट को पढ़ लो ना तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और ज्यादा इजी होने वाली है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए जो क्लास 10th में। थैंक यू सो मच।